हेलो, कैसे हो आप सभी लोग। कल वाला लेक्चर देखा आप लोगों ने। हाँ, कैसा लगा आप लोगों को सबको। उसमें जो छोटी छोटी चीजें बताई है ना, उन सभी को आप अच्छे से नोट करो, है ना, एक एक चीज को सीखो। वो मतलब इतनी छोटी छोटी चीजें हैं और वो बहुत बड़ा इंप्रूवमेंट देगी आपके अंदर ना। आप उन छोटी छोटी चीजों को फॉलो करोगे, बहुत बड़ा इंप्रूवमेंट आएगा। जैसे आज की आपको बात बताता हूँ। जो मतलब एक मेरे दोस्त है, काफी अच्छी तैयारी है उनकी, पिछले साल भी उन्होंने मेंस लिखा था, पिछली बार वाला भी। वो भी आज मेरे को बता रहे थे कि यार मैंने कल तेरा वीडियो देखा, और यार ये वो बहुत काम की चीज थी कि यार हेडिंग लिखना भूल जाते हैं। कि मेरे साथ ऐसा हुआ था पिछली बार। क्या हुआ ना कि पेपर देने के बाद मुझे याद आया कि यार मैंने हेडिंग नहीं लिखी हुआ, है ना। क्यों? क्योंकि वो किसी ने बात बताई ही नहीं थी, तो उनके दिमाग में कभी क्लिक की नहीं, है ना। एक बार आपको बता दी गई है ना, तो अब आपके माइंड में वो बात हमेशा क्लिक करेगी कि यार हमें क्या करनी है। हमें पैराग्राफ लिखने से पहले उसकी हेडिंग लिखनी है। एलिब्रेशन लिखने से पहले उसकी हेडिंग लिखनी है। प्रेसी लिखने से पहले उसका टाइटल लिखना है ना। आप देखो, आप कितना बड़ा पैराग्राफ लिखोगे, पीछे 200 वर्ड्स का पैराग्राफ लिखोगे, बट अगर आपने उसकी हेडिंग नहीं लिखी ना, तो वो 200 वर्ड इतने काम के नहीं रहेंगे आपके, क्योंकि एग्जामिनर बिना हेडिंग के देखते ही वो मतलब उसका थोड़ा सा मूड खराब हो जाएगा कि यार क्या बच्चा लिख रहा है, हेडिंग तक नहीं लिखी इसने ना। तो वो आपके नंबर काटने शुरू कर देगा वहीं से। तो आप हेडिंग जरूर लिखना, है ना, सभी चीजों की। और जो भी छोटी छोटी चीजें बताई मैंने आपको, उनको याद रखना। दूसरी इंपॉर्टेंट बात मैंने आपको एक बताई थी, वो बहुत बच्चों को, मतलब बहुत, क्या मैं कह रहा हूँ, 99.9% बच्चों को नहीं पता होती है। वो वहां पर एक्टिव से पेसिव बना देते हैं और डायरेक्ट का इनडायरेक्ट चेंज कर देते हैं। वो मतलब क्या करते हैं, उसका ट्रांसफॉर्मेशन कर देते हैं सेंटेंस का। मैं आपको बताऊं, 2018 के जो इंग्लिश के टॉपर हैं, मेरे दोस्त है वो, मैंने उनकी कॉपी देखी थी। वो भी इतनी बड़ी गलती करके आए हैं, आपको पता है, जबकि वो इंग्लिश के टॉपर हैं 2018 के। मतलब स्पेशली जो इंग्लिश का पेपर था, पेपर 4 के अंदर, उसके टॉपर हाईएस्ट मार्क्स है उनके, है ना। और मतलब वो देखो, वो भी गलती करके आए हैं क्या, कि वो वहां पे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बना के आगे, जो 10th नंबर क्वेश्चन था उसको क्या करके आगे, उसका ट्रांसफॉर्मेशन करके आगे। बाद में उनको याद आया कि यार ये मैंने गलती कर दी, है ना। जबकि देखो, ट्रांसफॉर्मेशन करना एक मुश्किल चीज है। आप डायरेक्ट में लिखे हुए सेंटेंस को इनडायरेक्ट में बना रहे हो, पूरी नरेशन का यूज कर रहे हो, जो आपने सीखी है ये सब ना। जबकि करना कुछ और था, और आपने क्या कर दिया, कर कुछ और दिया, है ना। तो छोटी छोटी चीजों का जरूर ध्यान रखना है। बस वही मैंने आपको बताया था कि वो कहने के लिए सिर्फ 1 घंटे का लेक्चर था, है ना। बट वो इंप्रूवमेंट आपके किसी 10 घंटे के लेक्चर से भी ज्यादा देगा आपके अंदर, अगर आप उसको थोड़ा सा सही से देखोगे, सीखोगे, तो, है ना। अब चलो, सब सही चल रहा है। अब क्या करते हैं, अपने आज से क्या करते हैं कि अपना जो आगे का टॉपिक है उसको पढ़ना शुरू करते हैं। मैं एक बार थोड़ा सा चेक कर लेता हूँ। हेलो हेलो। ठीक है। तो आज हम क्या पढ़ेंगे, आगे के जो हमारे ग्रामर के टॉपिक हैं उनको धीरे धीरे आगे हम पढ़ना शुरू करेंगे। देखो, ये पहले पहले क्या इंडेक्स है। इंडेक्स में देखो हम क्या करेंगे, टाइम एंड टेंस पढ़ेंगे, कि टाइम क्या होता है और टेंस क्या होता है। फिर टाइम को पढ़ेंगे, टेंस को पढ़ेंगे, फिर हम पास्ट टेंस पढ़ेंगे, और क्या करेंगे, थोड़े से पीवाईक्यूज देखेंगे, है ना। ये हमारी इंडेक्स है। और देखो, एक बच्चे का कमेंट आ रखा था कि सर ये माई सेल्फ नहीं होता है ना, कि माई सेल्फ अभिषेक आपने बोला, ये सही नहीं है ना। ये बिल्कुल सही बात है, ये बिल्कुल बिल्कुल सही बात है कि ये चीज सही नहीं है। कभी भी माई सेल्फ बोल के अपना नाम नहीं बोला जाता है। ये बहुत ही रूड वे होता है अपना नाम बताने का, है ना, बिल्कुल सही बात है। बट ये पहले से लिखा हुआ था तो मैंने चेंज नहीं किया। एक्चुअली में देखो, और ये गलत क्यों है मैं आपको बताता हूँ कि ये गलत तो है, बट ये क्यों गलत है, मैं आपको देखो, ग्रामेटिकली ये रॉन्ग नहीं है, बट थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है ना, एटिकेट्स कम दिखाई देते हैं इससे। देखो एक्चुअली में क्या होता है, ऐसे होता है, आई माई सेल्फ अभिषेक, ऐसे होता है ना। तो फिर क्या हुआ कि आई को तो धीरे धीरे हटा दिया गया, ठीक है। अब बच क्या गया, माई सेल्फ अभिषेक। एक्चुअली में था क्या, आई माई सेल्फ अभिषेक, ऐसे बोला जाता था ग्रामर में ना। आई माई सेल्फ अभिषेक, लोग ऐसा बोलते थे। बट ये सही नहीं है। देखो इसका हिंदी में क्या होगा, आप थोड़ा फील करके देखना। मैं खुद क्या हूं, अभिषेक। मैं खुद, ऐसे अपना नाम बोल के देखो, मैं खुद राकेश, है ना, ऐसे। तो थोड़ा सा क्या लगता है, थोड़ा सा ऑकवर्ड लगता है ऐसा बोलना। इसलिए क्या होता है कि इस तरीके से अपना नाम बताने को सही नहीं माना जाता है। इसकी बजाय हमें क्या बोलना चाहिए, आई एम अभिषेक, या फिर क्या बोल दो आप कि माई नेम इज अभिषेक, है ना। बिल्कुल सही बात थी उस बच्चे की। तो हम आगे से गलती नहीं करेंगे। मतलब पता थी पर ऐसे ही थोड़ा सा इग्नोर कर दिया कि चलो ठीक है, लिखा हुआ है तो कोई बात नहीं, है ना, इसलिए। बाकी ऐसी कोई बात नहीं है। तो हम क्या बोल, आगे से हमें भी यही बोलना है कि आई एम अभिषेक या माई नेम इज अभिषेक, या फिर आप लोग भी ऐसे ही बोलना। जैसे एक मूवी थी आप लोगों ने देखी होगी, माई नेम इज खान, है ना। उससे याद रख लो अपना नाम कैसे बताना होता है, माई नेम इज राकेश, माई नेम इज प्रदीप, है ना, ऐसे। अब देखो, ये इंडेक्स है आज की, आज का लेक्चर है हमारा टेंस का, उसके ऊपर अपने चर्चा करेंगे, है ना। आगे चलते हैं। देखो, अब देखो, ये फ्यू रिक्वेस्ट है आप लोगों के लिए ना, फ्यू, फिर फ्यू लिखते हैं ना यहाँ पे थोड़ा सा सर ने।
इफ यू नहीं है, ये आप ऐसे लिख लो कि इफ यू, है ना, मतलब कुछ, फ्यू का मतलब तो क्या होगी, ना के बराबर, है ना। इफ यू का मतलब थोड़ी बहुत रिक्वेस्ट है आप लोगों से। क्या क्या रिक्वेस्ट है वो, कि आप एक तो क्या करो, पेन और कॉपी लेके बैठो, है ना। क्योंकि देखो पीपीटी के अंदर सब कुछ है, आपको जो पीडीएफ दी जाएगी उसके अंदर सब कुछ है, बट फिर भी उसके अलावा भी आपको बहुत सारी ऐसी चीजें बताई जाती है जो इस पीडीएफ के अंदर नहीं लिखी होती है ना। आप उन सबको क्या करना, नोट करना, ठीक है। और दूसरा देखो, ये जो अपना टेलीग्राम चैनल है कनेक्ट सिविल्स का, तो उसके ऊपर ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी, है ना। और बाकी और भी कोई इन्फॉर्मेशन होती है तो टाइम टाइम पे आपको वहां मिल जाती है ना। तीसरा देखो, ये रेड बॉक्स आज बनाए क्यों, कि आप जो कमेंट करते हो ना, उससे वो कमेंट हम पढ़ते हैं, है ना, देखते हैं कि हम क्या इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। जैसे आपने माई सेल्फ बताया तो हमने उसको इंप्रूव कर लिया, है ना। तो आप लोग, आपको कुछ भी कैसा भी लगे, आप जरूर कमेंट करके बताया करो, क्योंकि हम और आप एक ही फैमिली है ना, आप हमारे छोटे भाई बहन हो, है ना। तो आप बता सकते हो कि सर ये इंप्रूवमेंट कर लो, ये सही नहीं है, ऐसा कर लो, इसके अकॉर्डिंग कर लो। तो हम जरूर, अगर आपकी जेन्युइन बात हुई, जेन्युइन एडवाइस हुई, तो हम जरूर मानेंगे उसको, है ना। तो आप लोग कमेंट जरूर किया करो, चाहे कैसा भी हो, कमेंट आपको जरूर करना है। और देखो, ये ये सबसे बड़ी चीज है आपके आरएस के एग्जाम के लिए, आपको बैठकर लिखना जरूर है, आपको बैठकर लिखना जरूर है ना। और कुछ बातें अपने को क्या करनी होती है, अपने दिमाग में सेव कर लेनी है परमानेंटली, है ना। आगे चलते हैं, देखो उसके बाद देखो, एक वो अपना चल रहा है टारगेट 120 ना, टारगेट 120। इसमें 60 डेज का प्रोग्राम है, इसमें डेली प्रैक्टिस होती है, आंसर राइटिंग की डेली प्रैक्टिस होती है ना। देखो बात ये नहीं है कि हम यहाँ कोई ऐड कर रहे हैं, ऐड नहीं कर रहे हैं, लेकिन इसके अंदर जो डेली प्रैक्टिस हो रही है वो बहुत काम की चीज है आप लोगों के लिए, है ना। और इसके अंदर टेस्ट भी होंगे, इंग्लिश की क्लासेस तो आपको मिल ही रही, यूट्यूब पे आपको हिंदी की क्लासें भी मिलेगी, है ना। मतलब खूब सारी चीजें मिलेगी। और इसके लिए आप देखो, अपना जो चैनल है कनेक्ट सिविल्स, इसमें जाओगे तो इसके नीचे बायो में लिखा होगा, देखो लेट्स कनेक्ट इट, है ना। इसके ऊपर मैसेज करके आप आगे की जो फर्दर इन्फॉर्मेशन है वो सर से ले सकते हैं, है ना। काम की चीज आप ज्वाइन करना चाहें तो आप कर सकते हैं, वरना क्लासेस तो आपको यूट्यूब पर फ्री मिलेगी, है ना। और किसी भी प्रकार की हेल्प के लिए हम आपको लोगों के लिए हमेशा तैयार है ना। अब देखो, अब अपने काम की बात ही करते हैं। अब देखो अपने पढ़ते हैं टेंस, है ना। देखो पहले ही पहला टॉपिक कौन सा पढ़ा रहा हूं मैं, टेंस, है ना। देखो ऐसी बात नहीं है कि टेंस कोई मेरा फेवरेट टॉपिक है इसलिए मैं पहला टॉपिक टेंस पढ़ाता हूँ, या फिर ऐसा नहीं कि टेंस पढ़ाना मुझे बहुत अच्छा लगता है ना। बात ये है कि देखो, अगर इंग्लिश की ग्रामर को अपने शुरू करते हैं ना, एक्चुअली में तो सबसे जो पहला टॉपिक होना चाहिए ना, वो कौन सा होना चाहिए, वर्ब। वो कौन सा होना चाहिए, वर्ब। क्योंकि देखो, इंग्लिश की ग्रामर को पढ़ाने की प्रॉपर चेन है, टॉपिक टू टॉपिक चलना पड़ता है। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप नरेशन पहले पढ़ा दो, टेंस बाद में पढ़ाओ, नहीं, आप मतलब बहुत गलत कर दोगे। ना तो नरेशन समझ में आएगी बच्चों को, ना ही टेंस। आपको एकदम चेन है, जो सिस्टम है उसी ऑर्डर में ही चलना पड़ेगा। तो जो सबसे पहला टॉपिक होता है ना, अगर सही देखा जाए, तो वो सबसे पहला टॉपिक होता है वर्ब, है ना। बट देखो, मैं वर्ब नहीं पढ़ाऊंगा आप लोगों को, क्यों, क्योंकि वर्ब आप लोगों के सिलेबस में है ही नहीं। एक मिनट रुकना, मैं वर्ब आप लोगों के सिलेबस में है ही नहीं, तो हम वर्ब तो नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि फालतू वो, मतलब जो अपने सिलेबस में नहीं है उस पे अपना टाइम खराब करने से कोई फायदा नहीं है। उसके बाद जो सेकंड टॉपिक होता है जो पढ़ाया जाना चाहिए, वो होता है टेंस, है ना। वर्ब के बाद क्या पढ़ाया जाना चाहिए, टेंस। यानी कि ग्रामर के टॉपिक में सबसे पहले हमें वर्ब पढ़नी चाहिए, और वर्ब अगर अपने सिलेबस में नहीं है तो हमें पढ़ना चाहिए टेंस, है ना। देखो आर्टिकल है, मॉडल्स है, डिटरमिनर्स है, ये सभी टॉपिक पहले पढ़ाने के नहीं होते हैं, ये बहुत बाद में पढ़ाने के होते हैं, है ना। सबसे पहला क्या होता है, टेंस ही होता है। अब देखो हम किससे शुरू करेंगे, टेंथ से। और देखो, हम कोई भी टॉपिक शुरू करेंगे ना, तो उसके लिए हमारे पास एक गाइड तो होना चाहिए ना, कि जो हमें बता सके कि हमें किस डायरेक्शन में इस टॉपिक को पढ़ना है, कहाँ तक पढ़ना है, उसके बाद नहीं पढ़ना है। मतलब हमें उसकी बाउंड्री पता होनी चाहिए टॉपिक की, कि कितना पढ़ना है और उसके बाद हमें इस टॉपिक को नहीं पढ़ना है ना। तो उसका काम, वो गाइड का काम हमारे लिए कौन करेगा, वो गाइड का काम हमारे लिए करती है पीवाईक्यूज, है ना। प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन होते हैं, वो हमारे लिए उस गाइड का काम करते हैं। प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पीवाईक्यूज हमें बताते हैं कि आप इस टॉपिक को इतना पढ़ो, यहाँ तक पढ़ो, इसके इसके ज्यादा, इससे ज्यादा पढ़ो भी मत, है ना। तो हम सबसे पहले क्या देखेंगे, पीवाईक्यूज, है ना, कि मतलब हमारी जो आरपीसी जो संस्था है उसका पैटर्न कैसा है इस टॉपिक को लेके, वो टेंस में किस टाइप के क्वेश्चन पूछती है, यही तो हमें सीखना है, किस टाइप के क्वेश्चन पूछती है। सबसे पहले हमें ये तो पता होना चाहिए कि वो पूछती क्या है, उसके बाद उसको सॉल्व कैसे करना है वो तो सीख लेंगे, पर हमें पता हो कि हमें किस दिशा के अंदर आगे बढ़ना है, हमें किस डायरेक्शन में जाना है ना। देखो, अब ये देखो, एक छोटा सा क्वेश्चन है, ये लिखा है, डिड सोहन स्क्रैच्ड योर कार्ड। ये प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन है तीनों ही, है ना। इन तीनों से ही हमें थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा कि आरपीएससी किस टाइप के क्वेश्चन पूछती है। अभी देखो हम टॉपिक शुरू कर रहे हैं, तो मैंने सिर्फ अभी एक बार के लिए 3 ही क्वेश्चन डाले हैं, है ना, यहाँ पे।
और लेकिन ऐसा नहीं है कि हम 3 ही करेंगे, हम बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे। जितने भी पीओक्यू है ना, मैंने वो अलग से कंपाइल कर रखे हैं। जब टॉपिक कंप्लीट होगा जिस दिन, मैं आपको वो सारे क्वेश्चन पीवाईक्यूज टेंस के मैं आपको दे दूंगा। टेंस के पीवाईक्यू कम से कम मान लो आप 40 हो जाएंगे ना, 40, ऑलमोस्ट 40 क्वेश्चंस हो जाएंगे, जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन में स्पेशली आरपीसी में आए हैं ना, स्पेशली आरएस के अंदर आए हैं। ऐसे मतलब मैंने थोड़े इकट्ठे किए हैं, तो मैं आप लोगों को कंपाइल किया वो मैं आपको दे दूंगा जब टॉपिक खत्म होगा तब। क्योंकि उसके अंदर क्या है ना, मतलब एक साथ ही है सारी, पास्ट भी है, प्रेजेंट भी है, फ्यूचर भी है ना। लेकिन हम अभी तो हम एक पर्टिकुलर टेंस को ही पढ़ेंगे, जैसे पास्ट को पढ़ेंगे तो पास्ट को ही पढ़ेंगे ना, ऐसा। तो बस अभी मैंने एक बार 3 ही एग्जांपल डाले हैं, ताकि आप थोड़ा सा समझो कि किस टाइप के क्वेश्चन आरपीसी हमसे पूछती है। अब देखो पहला ही पहला क्वेश्चन क्या पूछा है कि डिड सोहन स्क्रैच्ड योर कार्ड, है ना। अब देखो डिड आया ना, डिड के साथ कैसी वर्ब की फॉर्म आनी चाहिए, हमेशा फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए। तो ये स्क्रैच्ड तो गलत लिख दिया, इसकी जगह क्या लिखना है अपने को, स्क्रैच। अब देखो इतनी सी एरर पूछी है, यानी कि देखो कहने का मतलब ये है कि हम एक छोटी से सेंटेंस से पता लगा सकते हैं कि आरपीसी किस लेवल तक हमें किस टॉपिक का क्वेश्चन पूछेगी, है ना। दूसरा देखो, माय आंट वॉज वॉक्ड इन द गार्डन व्हेन आई मेट हर, ये देखो ये कल फुल स्टॉप हो गया। माय आंट वॉज वॉक्ड नहीं होगा, क्या होगा, माय आंट वॉज वॉकिंग इन द गार्डन व्हेन आई मेट हर, है ना। अगला देखो, ही इज टेकिंग टी एवरी मॉर्निंग। अब देखो एवरी मॉर्निंग से हमें पता चल रहा है कि यहाँ पे इज टेकिंग नहीं होगा, क्या होगा, ये तो उसका यूजुअली किया जाने वाला काम है ना, तो क्या होगा, टेक्स। ही टेक्स टी एवरी मॉर्निंग, है ना। ये छोटे छोटे 3 सेंटेंस है जो आरपीसी ने पिछले सालों में पूछे, जिनसे हमें पता चला कि आरपीसी किस टाइप के क्वेश्चन पूछती है ना। अब देखो, अब अपने अपना टॉपिक शुरू करते हैं, आगे चलते हैं। अब ये देखो यहाँ पे क्या लिखा है, देखो ऊपर ऊपर टाइम एंड टेंस, दो चीजें लिखी है, देखो एक लिखा है टाइम, एक लिखा है टेंस, है ना। ये दोनों चीजें अलग अलग होती है, टाइम क्या होता है और टेंस क्या होता है। पहले तो देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ, टेंस क्या होता है। देखो टेंस क्या होता है, आप लोगों ने खूब छोटी क्लासों में पढ़ा होगा कि टेंस इसे कहते हैं, टेंस इसे कहते हैं, डेफिनेशन पढ़ी होगी। लेकिन देखो मैं आपको इसकी ना एकदम सही और एकदम सटीक डेफिनेशन बताता हूँ। टेंस इट इज ए फॉर्म ऑफ वर्ब। टेंस क्या होती है, टेंस क्या होता है, फॉर्म ऑफ वर्ब। वर्ब की जो फॉर्म होती है ना, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, यही टेंस होती है। यही क्या होती है, टेंस होती है। टेंस इट इज ए फॉर्म ऑफ वर्ब। आपसे कोई पूछे कि टेंस क्या होता है, आप इतनी सी डेफिनेशन हमेशा याद रखना, क्या होती है, फॉर्म ऑफ वर्ब। यानी कि वर्ब के जो प्रकार होते हैं वही क्या होती है, टेंस होती है। वही क्या होता है, टेंस होता है ना। डेफिनेशन आप मत याद करना, क्योंकि आपसे कोई एग्जाम में से पूछने वाला नहीं है। बट आपकी इंफॉर्मेशन के लिए मैंने बताई, और बहुत सिंपल बताई, आपको याद भी रह जाएगी। टेंस इट इज ए फॉर्म ऑफ वर्ब, है ना। अब देखो, अब बात करते हैं टाइम की। टाइम क्या होता है, टाइम तो आप लोगों ने खूब पढ़ा है पहले। टाइम क्या होता है, काल, है ना, टाइम। अब देखो टाइम एक्चुअली में आप लोगों ने पढ़ा होगा अब तक, 2D फिगर होते हैं, है ना, 3D फिगर होते हैं। 3D फिगर मतलब 3 डायमेंशन, है ना। उसके बाद देखो 4D की बात करते हैं ना, 4D। आजकल तो 5D की पे 4D। अब देखो टाइम क्या होता है, फोर्थ डायमेंशन होता है। टाइम क्या होता है, फोर्थ डायमेंशन होता है। टाइम क्या होता है, फोर्थ डायमेंशन होता है। और देखो आप लोगों ने पहले अगर वो रामायण महाभारत, अगर वो आपने अभी देखो कोरोना टाइम में भी खूब चले थे वो सीरियल ना, उसमें वो बी आर चोपड़ा का सीरियल है, उसमें वो बी आर चोपड़ा क्या बोलता है, जब वो सीरियल शुरू होता है तो क्या बोलता है, मैं समय हूँ। क्या बोलता है, मैं समय हूँ, है ना। वो कहता है क्या, कि मैं समय हूं। अब देखो वो ऐसा नहीं कह रहा है कि मैं समय हूं, वो क्या कहना चाह रहा है कि समय ही एक ऐसी चीज है जो हमेशा चलती रहेगी, जो कभी बंद नहीं होने वाली है ना। देखो उसका क्या कहने का मतलब है कि रामायण के समय भी समय चल रहा था, और उसके बाद महाभारत के समय भी समय चल रहा था, और आज भी क्या समय चल रहा है। यानी कि समय बहुत बलवान है। समय क्या है, समय बहुत बलवान है। और इस मेरी बात को याद रखना आप, कि समय क्या है, बहुत बलवान है। और ये चीज आपके बहुत काम आने वाली है आपके इस टेंस के अंदर, है ना। और देखो, समझे आप लोग टाइम क्या है ना, टेंस क्या है। अब देखो, ये जो एक्चुअली में ये होता है ना, जिसको बच्चे बोलते हैं कि टेंस क्या है, कितने प्रकार का होता है, तो बच्चे क्या बताते हैं कि टेंस प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर। प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर टेंस नहीं होता है, ये तो क्या होता है, तो टाइम होता है। ये क्या होता है, टाइम होता है। टाइम के 3 पॉइंट होते हैं, है ना। उनको क्या बोलते हैं, प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर। टाइम के क्या होते हैं, 3 पॉइंट्स होते हैं, 3 पॉइंट्स होते हैं, उनको क्या बोलते हैं, प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर। ये टाइमलाइन होती है, देखो ये टाइमलाइन है आपके सामने। अब देखो जहां हम अभी है ना, ये तो टाइम का कैसा पॉइंट है, प्रेजेंट। और जो भी आगे आने वाला है वो टाइम का कैसा पॉइंट होगा, फ्यूचर। और जो भी पीछे बीत गया है वो टाइम का कैसा पॉइंट है, पास्ट, है ना।
टाइम के कितने पॉइंट हो गए? 3, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। ये टाइम होता है बच्चों, देखो प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर क्या होता है? टाइम होता है। अब देखो आगे चलते हैं। अब देखो यहाँ मैंने टेंस की डेफिनेशन लिखी छोटी सी, आप इसको पढ़ना। टेंस इट इज ए फॉर्म ऑफ वर्ब, या फिर ऐसे बोल दो टेंस इट इज ए वर्ब फॉर्म विच रेफर्स टू सम स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम। यानी कि टेंस क्या होता है? वर्ब की एक फॉर्म होती है जिससे हमें क्या पता चलता है? समय का पता चलता है। अब देखो अगर आपके सामने PLAY प्ले लिखा है तो आपको पता है बात कौन से टेंस की हो रही है? प्रेजेंट की। ये देखो ये वर्ब की फॉर्म ही तो है ना। और देखो आपके सामने अगर मैंने प्लेड लिख दिया तो आपको पता चल गया कि बात कौन से समय की हो रही है? पास्ट टेंस की। बात किसकी हो रही है? पास्ट की बात हो रही है। अब देखो वर्ब की फॉर्म से ही पता चलता है आपको कि आप किस समय की बात कर रहे हो। बस यही डेफिनेशन देखो, इट इज ए वर्ब फॉर्म विच रेफर्स टू सम स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम। टेंस क्या होता है? वर्ब की फॉर्म होती है जो हमें क्या बताती है? समय बताती है। बस इतना सा होता है टेंस। और देखो मैंने एक छोटी सी डेफिनेशन यहाँ और भी लिखी है। किसकी लिखी है? मैंने यहाँ लिखी है टेंस, इसकी वर्ब की डेफिनेशन। वर्ब क्या होती है? देखो वर्ब ये एक ऐसा वर्ड होता है या कोई भी वर्ड होता है जो हमें क्या बताता है? एक्शन को बताता है। जो हमें क्या बताता है? किसी एक्शन को, किसी क्रिया को बताता है। उसे क्या बोलते हैं? वर्ब बोलते हैं, है ना। क्रिया को क्या बोलते हैं? वर्ब बोलते हैं। बस अब देखो, अब जो अपने सिलेबस में जो टेंस लिखा हुआ है ना, टॉपिक अपने RS के अंदर जो टेंस लिखा हुआ है उसमें वो अपने से 3 चीजों की डिमांड करता है ना। एक तो हमें टेंस सीख के क्या करना है? ट्रांसलेशन सीखना है, ट्रांसलेशन ऑफ सेंटेंसेस। वहां टेंस का काम हमें लेना है, एक तो ये करना है हमें। दूसरा हमें क्या सीखना है? देखो हमें सीखना है आइडेंटिफिकेशन ऑफ टेंस, है ना। हमें टेंस को पहचानना सीखना है कि हमारे एग्जाम में जो जो भी क्वेश्चन आया है उसमें जो टेंस लिखा है वो कौन सा है? प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है, और उसके अंदर उसकी स्टेट कौन सी है? प्रेजेंट परफेक्ट है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है, प्रेजेंट सिंपल है ना। वो सीखना है। फिर हमें क्या सीखना है? करेक्शन ऑफ टेंस, है ना। बस अब देखो हमें 3 ही चीजें सीखनी है। पहले तो हमें टेंस को पहचानना सीखना है, फिर हमें टेंस को करेक्ट करना सीखना है, और तीसरी चीज हमें क्या सीखनी है? ट्रांसलेशन। यानी कि हम ये जो पूरा टेंस जो पढ़ेंगे, पूरा टॉपिक पढ़ेंगे, हम इन 3 चीजों को सेंटर पॉइंट में रख के ही पढ़ेंगे कि टेंस को पहचानना है, करेक्शन करना, और फिर क्या करना लास्ट में? उसका ट्रांसलेशन देखना है ना। अब देखो आगे, अब आगे क्या लिखा देखो। टाइम के 3 पॉइंट होते हैं, मैंने आपको अभी पढ़ाया था। टाइम के 3 पॉइंट होते हैं, कौन कौन से? प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, है ना। अब ये देखो, ये जो एक एक पॉइंट होता है ना टाइम का, एक पॉइंट है टाइम का प्रेजेंट, एक पॉइंट है टाइम का पास्ट, एक पॉइंट है टाइम का फ्यूचर। एक पॉइंट के 4 पार्ट होते हैं। एक पॉइंट के कितने पार्ट होते हैं? 4 पार्ट होते हैं। लिखा देखो, इन पॉइंट्स के 4 पार्ट्स होते हैं। यानी कि टाइम के एक एक पॉइंट के 4 पार्ट होते हैं, और टोटल पॉइंट कितने होते हैं? 3। यानी कि 3 पॉइंट हो गए, एक पॉइंट के 4 पार्ट है तो टोटल कितने हो गए? एक पॉइंट के 4 पार्ट, दूसरे के 4 और तीसरे के 4, कितने हो गए? 12 टोटल। इसीलिए टेंस कितने होते हैं? 12 टेंस होते हैं, है ना। देखो इन ये जो 4 पॉइंट होते हैं ना, इन्हें हम स्टेट ऑफ एक्शंस भी कहते हैं, है ना। स्टेट ऑफ एक्शंस भी कहते हैं। अब देखो ये पॉइंट कौन कौन से होते हैं? एक होता है इंडेफिनिट, एक होता है कॉन्टिन्यूअस, और एक होता है परफेक्ट, एक होता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, है ना। इनमें क्या डिफरेंस है मैं थोड़ा बताता हूँ। देखो ये जो परफेक्ट लिखा है ना, इसका मतलब होता है कि काम खत्म। परफेक्ट का मतलब क्या है? काम खत्म, काम की समाप्ति, ये क्या होता है? परफेक्ट। और कॉन्टिन्यूस का मतलब क्या होता है? कि काम चल रहा है। काम क्या हो रहा है? काम अभी चल रहा है। आपको एक बात बताता हूँ, देखो कोई भी एक्शन होता है ना, वो 2 ही स्टेट में होता है। या तो क्या हो गया? वो खत्म हो गया, वरना क्या है? वो चल रहा है। इसके अलावा कोई तीसरी स्टेट नहीं होती है। या तो क्या हो गया? काम आपका खत्म हो गया, वरना काम चल रहा है। भाई 2 ही तो चीजें हो सकती है ना, इसके अलावा तीसरी चीज तो नहीं हो सकती। हाँ अब देखो, अब एक टेंस आया अपने पास, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। परफेक्ट कॉन्टिन्यूस एक्चुअली में कुछ भी नहीं है। ये देखो किससे बना हुआ है? एक तो परफेक्ट से, दूसरा कॉन्टिन्यूस से। देखो हमने ऊपर पढ़ा था परफेक्ट पढ़ लिया, काम खत्म। हमने कॉन्टिन्यूस पढ़ लिया कि काम अभी चल रहा है। अब हम तीसरे की बात करें, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का मतलब क्या हो गया? देखो इसके नाम में ही छुपा है, परफेक्ट भी है और कॉन्टिन्यूअस भी है। यानी कि काम खत्म भी हो गया और काम चल भी रहा है। इसका मतलब क्या होगा? कि थोड़ा बहुत काम तो खत्म हो गया होगा और थोड़ा बहुत काम आगे चल रहा होगा, है ना। बस यही परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो गया। अब देखो लास्ट जो टेंस बच गया ना हमारे पास, वो कौन सा है? वो लास्ट जो टेंस बच गया हमारे पास वो है इनडेफिनिट टेंस। वो कौन सा टेंस है? इनडेफिनिट टेंस। इनडेफिनिट का मतलब क्या होता है? कोई बता सकता है आप में से? इनडेफिनिट का मतलब होता है अनिश्चित, है ना, जो निश्चित नहीं है। अब देखो कुछ काम ऐसे हैं जो चल रहे हैं, वो तो हो गए कॉन्टिन्यूस। कुछ काम ऐसे हैं वो जो हो गए खत्म, वो तो हो गए परफेक्ट। कुछ काम ऐसे हैं जो थोड़े बहुत खत्म भी हो गए और आगे चल भी रहे हैं, वो हो गए परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब कुछ काम ऐसे बच गए इनके बाद, जो ना तो अभी चल रहे हैं और ना ही खत्म हुए हैं और ना ही कभी खत्म होते हैं। यानी कि वो निश्चित नहीं है।
उनका टाइम निश्चित नहीं है, ना तो अभी वो चल रहे हैं आप देखो तो, और ना ही वो कभी खत्म होते हैं और ना ही कभी वो शुरू हो रहे हैं। तो वो जो जिनका टाइम ही निश्चित नहीं है उनको हमने किस कैटेगरी में रखा, इनडेफिनेट टेंस की कैटेगरी में रखा। जैसे देखो मैं आपके सामने एक एग्जांपल लिखता हूँ, आई, चलो जो आई तो नहीं लिखेंगे, कुछ और लिख लो, चलो आई लिख लो, देखो आई प्ले, मैंने आपके सामने इतनी सी बात लिखी, आई प्ले, मैं खेलता हूं, क्या मैं अभी खेल रहा हूं, नहीं खेल रहा। मैं तो क्या करता हूँ, यूजुअली खेलता हूँ, चलो मैं आज खेलने गया, खेल के खत्म करके वापस आ गया, अब मैं तो कल फिर से खेलने जाऊंगा, यानी कि मेरा काम खत्म भी नहीं हुआ, मैं अभी खेल भी नहीं रहा, है ना। तो ना तो मैं परफेक्ट हूँ, ना मैं कॉन्टिन्यूअस हूँ, और ना ही मैं परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हूँ। यानी कि ये जो तीसरी स्टेट बच गई ना, जिसके अंदर ना, मतलब ये कहीं भी फिट नहीं हो रहा है, देखो कॉन्टिन्यूअस में भी नहीं हो रहा और परफेक्ट में भी फिट नहीं हो रहा, ये इनका समय कैसा हो गया, अनिश्चित हो गया। इन्हीं को हमने क्या बोला, इनडेफिनिट टेंस बोला, इनको हमने क्या बोला, इनडेफिनिट टेंस बोला। इनका क्या होता है, समय निश्चित नहीं होता है, ये डेली एक फिक्स टाइम ऑफ, मतलब फिक्स इंटरवल पे शुरू होते हैं और फिक्स उस टाइम के इंटरवल के बाद खत्म हो जाते हैं, डेली शुरू होते हैं, डेली खत्म हो जाते हैं, अगले दिन फिर से शुरू होते हैं और फिर से खत्म हो जाते हैं। जैसे कोई बच्चा डेली स्कूल जाता है, डेली स्कूल जाता है, वापस घर पे आता है, अगले दिन से फिर स्कूल चला जाता है, फिर वापस घर पे आ जाता है, यानी कि डेली काम शुरू भी होता है, चलता भी है और डेली खत्म भी हो जाता है, तो उसका समय कोई भी निश्चित नहीं है ना। उन्हीं सबको हमने क्या बोला, मतलब इनडेफिनेट टेंस बोला। थोड़ा बहुत समझे आप लोग क्या बोला। देखो दो ही स्टेट होती है, एक तो काम चल रहा है या फिर काम खत्म हो गया, तो ये तो हो गया काम चल रहा है, वो तो हो गया कॉन्टिन्यूअस, काम खत्म हो गया परफेक्ट। अब देखो एक तीसरी स्टेट, तो ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ये एक्चुअली कुछ भी नहीं, दोनों को मिला के बना दी गई है ना। इसमें क्या है, परफेक्ट भी है और कॉन्टिन्यूअस भी है, यानी कि काम खत्म भी हो गया और आगे काम चल भी रहा है, दोनों चीजें होगी। अब देखो, अब कुछ एक्शन ऐसे बच गए जो इनमें कहीं भी फिट नहीं होते, उनको क्या बोल दिया, इनडेफिनेट टेंस बोल दिया। अब देखो डेफिनेशन में आगे क्या लिखा है उसको आप लोग पढ़ो थोड़ा सा। देखो इनडेफिनेट, नॉट डिफाइंड फ्रीक्वेंट एक्शन और परमानेंट एक्शन, है ना, नॉट डिफाइंड फ्रीक्वेंट एक्शन और परमानेंट एक्शन, ये परमानेंट भी होते हैं, फ्रीक्वेंट भी होते हैं और डिफाइंड भी नहीं होते हैं। जैसे मैं बोल दूं, आई वर्क एज ए मैनेजर, है ना, मैंने क्या बोल दिया, आई वर्क एज ए मैनेजर, मैं एक मैनेजर के तौर पर काम करता हूँ, यानी कि ये मेरा एक परमानेंट एक्शन है, मैं डेली वो काम कर रहा हूँ, सुबह शुरू करता हूँ, शाम तक करता हूँ, फिर शुरू करता हूँ, फिर खत्म करता हूँ, एक परमानेंट चीज है ना, वो डेली चलती रहती है। और कभी ऐसा बोल दिया जाए कि आई एम वर्किंग एज ए मैनेजर, ऐसे बोल, आई एम वर्किंग एज ए मैनेजर, यानी कि हो सकता है मेरी पोस्ट तो कुछ और हो, बट मैं अभी फिलहाल फिलहाल कुछ दिनों के लिए आई एम वर्किंग एज ए मैनेजर, मैं एक मैनेजर के तौर पर काम कर रहा हूँ, ये कैसे हो गया, टेम्परेरी एक्शन हो गया, है ना। इसको पढ़ के देखो, देखो आगे इसको कंटिन्यूस को पढ़ के देखो, टेम्पररी एक्शन एट पर्टिकुलर मोमेंट, उस मोमेंट पर काम चल रहा होता है, और काम कैसा होता है, टेम्पररी होता है, और काम कैसा होता है, टेम्पररी होता है। बस जैसे मैंने एग्जांपल दिया ना, आई एम वर्किंग एज ए मैनेजर, मैं एक मैनेजर के तौर पर काम कर रहा हूँ, है ना, हो सकता है मेरी पोस्ट कुछ और है, मैं इंजीनियर हूँ इस कंपनी के अंदर, बट क्या है कि यहाँ पे मैनेजर कुछ दिनों से एब्सेंट है, तो मैं भी क्या एज ए मैनेजर काम कर रहा हूँ। बट अगर मैं ऐसा बोलूं, आई वर्क एज ए मैनेजर, इसका मतलब क्या है, मैं कि मैनेजर के तौर पर ही काम करता हूँ, यही मेरा परमानेंट काम है। हम्म समझे आप लोग। अब देखो, अब बच गया परफेक्ट, है ना, परफेक्ट में काम खत्म। जैसे आप लोगों ने खूब ऐसे एग्जांपल देखे होंगे, आई हैव टेकन माई लंच, आई हैव टेकन माई लंच, यानी कि मैं अपना खाना खा चुका हूं, ये हो गया परफेक्ट। और देखो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस को पढ़ के देखो, इसमें क्या लिखा है, ये क्या लिखा है, एक्शन गोइंग ऑन फॉर सम टाइम ऑफ, फॉर सम ड्यूरेशन ऑफ टाइम और सम पॉइंट ऑफ टाइम, यानी कि वो जो एक्शन है, वो जो काम है, वो पिछले कुछ समय से चल रहा है। ये देखो क्या लिखा है इसके बाद, इनकम्प्लीट, इनकम्प्लीट है, अभी पूरा नहीं हुआ है, विद पार्शियल, पार्शियल का मतलब क्या होता है, थोड़ा बहुत, पार्शियल विद पार्शियल कंप्लीशन, यानी कि पार्शियल कंप्लीशन, थोड़े बहुत कार्य की पूर्णता के साथ अभी भी वो इनकम्प्लीट है, यानी कि थोड़ा बहुत तो पूरा हो गया, बाकी अभी थोड़ा बहुत होना बाकी है। जैसे अपने मान लो गांव में मकान बनाते हैं, है ना, ऐसे, तो मान लो आधा मकान तो बन गया, बट अभी ऊपर का हिस्सा बाकी है ना, तो आधा तो बन गया, वो तो क्या हो गया, परफेक्ट, और आगे का जो काम चल रहा है वो क्या, कॉन्टिन्यूअस, बस यही हो गया परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इसमें क्या होती है, ड्यूल स्टेट होती है, ये लिखा है देखो, ड्यूल स्टेट, ड्यूल का मतलब क्या होता है, दो, स्टेट का मतलब होता है अवस्थाएं, दो अवस्थाएं होती है, कैसे कैसे दो अवस्थाएं होती है, कि थोड़ा कार्य पूरा भी हो चुका है और बाकी का कार्य आगे
चल रहा है ना? समझे आप लोग? देखो चारों मैंने आपको अच्छे से बताया है ना? अब देखो आगे चलते हैं। अब देखो टाइम के कितने पॉइंट बताए आपको? तीन, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। एक टाइम का पॉइंट होता है, उसके कितने पार्ट होते हैं? चार। इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, है ना? तो एक पॉइंट के सॉरी, एक टाइम के पॉइंट के चार पार्ट हो गए। ऐसे टाइम के तीन पॉइंट होते हैं, एक दो तीन, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। एक के चार, दूसरे के चार, तीसरे के चार, टोटल कितने हो गए? चार चार चार, 12। यानी कि टेंस कितने हो गए हमारे सामने? 12। इसीलिए हम टेंस को कितने बोलते हैं? कि 12 टेंस होते हैं, है ना? अब ये देखो, वो मैंने आपके सामने लिखे हैं, देखो प्रेजेंट में देखो क्या लिखा है? प्रेजेंट सिंपल। प्रेजेंट सिंपल ऐसा बोल देते हैं, बट एक्चुअली में इसका नाम प्रेजेंट इंडेफिनिट ही होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, है ना? दूसरा देखो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। तीसरा देखो प्रेजेंट परफेक्ट। और लास्ट फोर्थ वन प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब ऐसा कैसा ही सेम किसमें होगा? पास्ट में भी होगा। पास्ट सिंपल या फिर पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। आगे देखो फ्यूचर में, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ये हो गए टोटल 12 टेंस हमारे सामने। अब हम क्या करेंगे ना, एक एक टेंस के ऊपर रिसर्च करेंगे थोड़ा थोड़ा, जितना हमें हमारी आरपीसी के लिए जरूरी है। और जहां तक क्वेश्चन पूछा जाता है उससे थोड़ा सा आगे का मैं पढ़ा दूंगा, बट बहुत ज्यादा आगे का, बहुत ज्यादा डीप का नहीं पढ़ेंगे अपने, ठीक है? मतलब ऐसा ऐसा पढ़ के भी क्या करेंगे ना, जो मतलब बहुत ज्यादा पढ़ लिया और अपने काम ही नहीं आ रहा है ना। तो आगे का पढ़ते हैं। अब देखो ये फोर टाइप ऑफ सेंटेंसेस लिखा है मैंने, ये आपके एग्जाम में मोस्टली बहुत काम आते हैं, है ना? फोर टाइप ऑफ सेंटेंसेस, यानी सेंटेंस के कितने प्रकार होते हैं? चार प्रकार होते हैं। ये मैंने अफर्मेटिव लिखा है, तो आपको अगर अफर्मेटिव ना याद रहे तो ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, इसको पॉजिटिव मान लो। यानी कि पॉजिटिव सेंटेंस होता है एक सेंटेंस नेगेटिव होता है, एक सेंटेंस इंटरोगेटिव यानी कि प्रश्नवाचक होता है, और एक सेंटेंस होता है इंटरोगेटिव नेगेटिव। चार टाइप के सेंटेंस होते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव नेगेटिव। बस पॉजिटिव में क्या है, देखो ही स्पीक्स इंग्लिश, एक ऐसा सेंटेंस है, पॉजिटिव सेंटेंस है। अब देखो इसका नेगेटिव बनाना कैसे बनाएंगे? ही डज नॉट स्पीक इंग्लिश, है ना? और इसी का इंटरोगेटिव बनाना होगा तो कैसे बनाएंगे? अब देखो इंग्लिश में आप एक बात हमेशा याद रखना, जब कभी भी हमें इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाना होता है ना, तो हम क्या करते हैं? हेल्पिंग वर्ब को आगे लिखते हैं। हम क्या करते हैं? हेल्पिंग वर्ब को सबसे आगे लिखते हैं, है ना? अगर मान लो हेल्पिंग वर्ब के अलावा डब्ल्यू एच वर्ड हो, तो डब्ल्यू एच वर्ड सबसे आगे आ जाएगा और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी, फिर क्या आएगा? सब्जेक्ट आएगा। यानी कि देखो कुल मिला के कहने की बात इतनी सी है कि हेल्पिंग वर्ब जब कभी भी हम इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो सब्जेक्ट से हमेशा पहले आएगी। हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से हमेशा पहले आएगी, हम जब कभी भी इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे इंग्लिश में तो। और आपको एक बात बताता हूँ, देखो बहुत से इंग्लिश मीडियम के बच्चे भी पता है क्या गलती करते हैं? इंटरोगेटिव सेंटेंस तो बना देते हैं लेकिन पीछे क्वेश्चन मार्क लगाना भूल जाते हैं। ये गलती आपको नहीं करनी है। अगर आप सेंटेंस को इंटरोगेटिव बना रहे हो तो पीछे क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना, वरना आप कितना भी अच्छा सेंटेंस बना देना, अगर आपने क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया जहां क्वेश्चन की डिमांड थी, आपके नंबर कट जाएंगे वहीं पे, है ना? आगे चलो, देखो देखो अब हम बात करते हैं, देखो अब सबसे पहले तो मैंने आपको ये बताया कि हम सबसे पहला टॉपिक टेंस ही क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि अगर हम इसको पढ़ने, इंग्लिश को पढ़ने का ऑर्डर देखें तो सबसे पहला टॉपिक वर्ब होना चाहिए, उसके बाद टेंस होना चाहिए। वर्ब हमारे सिलेबस में नहीं तो हम टेंस को पढ़ेंगे, टेंस को पढ़ेंगे ना। अब देखो, अब टेंस में भी क्या है ना कि हम सबसे पहले पढ़ेंगे पास्ट को। हम सबसे पहले किसको पढ़ेंगे? पास्ट को ही। क्यों? देखो क्योंकि पास्ट से क्वेश्चन सबसे ज्यादा आते हैं। हम इतना कभी माइन्यूटली ऑब्जर्व करते नहीं है, हम क्या नहीं करते? ऑब्जर्व। लेकिन पास्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन पास्ट में से ही आते हैं, उसके बाद प्रेजेंट में से आते हैं, और उसके बाद आते हैं फ्यूचर में से। यानी कि फ्यूचर से तो कम क्वेश्चन आते हैं। और हम क्या सोचते हैं? हम तीनों टेंस को ही बराबर पढ़ने की कोशिश करते हैं कि जितना पास्ट पढ़ रहे हैं उतना ही प्रेजेंट पढ़ लेते हैं, उतना ही फ्यूचर पढ़ लेते हैं। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। जहां से क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं वहां से हमें क्या करना चाहिए? ज्यादा पढ़ना चाहिए। जैसे देखो मैंने आपको ये तीन सेंटेंस लिख के दिखाए थे जो तीनों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आए हैं ना। एक मिनट में थोड़ा चेक कर लेता हूँ। एक मिनट रुकना थोड़ी सी। टेक्निकल दिक्कत हो जाती है ना थोड़ी सी भी, तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है यार।
आप लोग तो इतना समझते नहीं है बच्चे। अब चलो देखो, आगे चलते हैं, कोई बात नहीं। अब देखो, सबसे पहला कौन सा पढ़ेंगे हम? पास्ट, है ना। मैंने इसकी वजह भी बताई कि हम पास्ट को ही क्यों पढ़ेंगे। हम्म, कि यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रेजेंट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फ्यूचर उससे भी कम इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट कौन है? पास्ट। अब देखो, और इसमें हमें बहुत छोटी छोटी चीजें ही सीखनी है, बहुत कुछ नहीं सीखना है। अब देखो, ये आ गया पास्ट टेंस। अब देखो, ये स्टार लगा रखा है ना, ये क्या लगा रखा है? स्टार। ये स्टार इसलिए लगा है कि आपके दिमाग में बात क्लिक करनी चाहिए, है ना। देखो, बात कितनी छोटी सी है, क्या है कि कोई भी सेंटेंस अगर पास्ट में शुरू होगा तो खत्म भी किस में होगा? पास्ट में। कोई भी सेंटेंस अगर पास्ट में शुरू होगा तो खत्म भी किस में होगा? पास्ट में, है ना। अब देखो, कोई भी सेंटेंस अगर पास्ट में शुरू होगा तो खत्म किस में होगा? पास्ट में। मैंने इस बात को 3 बार इसीलिए बोला है कि आप इस बात को जरूर याद रखना, आप इस बात को जरूर जरूर याद रखना। अब देखो, आप कहोगे कि ठीक है सर, लेकिन हमें पता कैसे चलेगा कि सेंटेंस पास्ट में स्टार्ट हुआ है ना। आपको कैसे पता चलेगा, मैं बताता हूँ। देखो, पास्ट की पहचान क्या होती है ना, आइडेंटिफिकेशन ऑफ पास्ट। हम कैसे पहचाने कि सेंटेंस किस में स्टार्ट हुआ है? पास्ट में, है ना। उसकी पहचान क्या होती है? देखो, अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखी है तो सेंटेंस किस में स्टार्ट हो गया? पास्ट में, है ना। अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो पास्ट है। और अगर वॉज या फिर वर लिखा है तो भी सेंटेंस क्या है? पास्ट है। किस में स्टार्ट हो गया? पास्ट में। अगर हेड लिखा है तो भी सेंटेंस किस में स्टार्ट हो गया? पास्ट में। डिड लिखा है तो भी सेंटेंस किस में स्टार्ट हो गया? पास्ट में। कुड लिखा है तो भी सेंटेंस किस में स्टार्ट हो गया? पास्ट में। और इस वुड को भी याद रखना, वुड लिखा है तब भी सेंटेंस किस में स्टार्ट हुआ है? पास्ट में, है ना। और देखो, ऐसी देखो पास्ट के जैसी प्रेजेंट की पहचान भी सीख लो। अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी है तो सेंटेंस किस में स्टार्ट हो गया? प्रेजेंट में। और देखो, अगर इज एम आर लिखा है तो भी प्रेजेंट है। और देखो, हैज लिखा है तो भी क्या है? प्रेजेंट है। हैव लिखा है तो भी क्या है? प्रेजेंट है। और देखो, ऐसी फ्यूचर की भी पहचान होती है, वो तो आप लोगों को पता ही है। फ्यूचर की क्या पहचान होती है? विल या फिर शैल, बस। फ्यूचर की होती है विल या फिर शैल, है ना। अब देखो, आप एक बात याद रखना, मैंने आपको एक बहुत छोटी सी बात बताई है, क्या कि अगर सेंटेंस पास्ट में स्टार्ट होता है तो खत्म भी किस में होता है? पास्ट में। मैंने आपको ये नहीं बोला है कि अगर सेंटेंस प्रेजेंट में स्टार्ट होता है तो खत्म किस में होता है? पास्ट में। मैंने आपको ये नहीं बोला है कि सेंटेंस फ्यूचर में स्टार्ट होता है तो खत्म किस में होता है? फ्यूचर में। मैंने सिर्फ आपको इतनी सी बात बोली है कि अगर सेंटेंस पास्ट में स्टार्ट होता है तो खत्म भी किस में होता है? पास्ट में। आप इसको इतने के लिए ही याद रखना, बस, है ना। अब देखो, इसकी छोटी छोटी प्रैक्टिस करते हैं, आपको समझ में आ जाएगा मैंने क्या बात कही है ना। अब देखो, ये एक छोटा सा आपके सामने सेंटेंस लिखा हुआ है। क्या लिखा है? देखो, डिड ही टेल यू व्हाई शी हैज नॉट गॉन, है ना। क्या लिखा है? देखो, डिड ही टेल यू व्हाई शी हैज नॉट गॉन। अब ये देखो, सेंटेंस की स्टार्टिंग देखो किससे लिखी है? डिड। सेंटेंस में क्या लिखा है सबसे पहले? डिड। यानी कि डिड लिखते ही आपने क्या किससे स्टार्ट कर दिया सेंटेंस को? पास्ट से। किससे स्टार्ट कर दिया? पास्ट से। आगे चलो, देखो, डिड ही टेल यू व्हाई शी हैज। अब मैंने अभी आपको पहचान पढ़ाई थी, हैज किसकी पहचान होती है? प्रेजेंट की। हैज किसकी पहचान है? प्रेजेंट की। यानी कि पास्ट में शुरू हो गया तो खत्म भी तो किस में होना चाहिए? पास्ट में। तो यानी कि हैज तो नहीं आएगा। हैज की जगह क्या आ सकता है? हैज की जगह आपने कहा कि सर क्या आ सकता है? हेड आ सकता है। तो यहाँ क्या लिख दो? हेड लिख दो। यहाँ क्या लिख दो? हेड लिख दो। सही कर लिया सेंटेंस। ऐसी ही एरर आएगी आपके एग्जाम के अंदर, छोटी छोटी एरर, जो आप पहचान नहीं पाओगे, है ना। आपको पता नहीं चलेगा कि कह क्या रहा है सेंटेंस, है ना। अब देखो अगला, वेन आई वेंट देयर विकास इज प्लेइंग ए गेम ऑफ चेस। इतना सेंटेंस लिखा है। थोड़ा सा इसको और गौर से पढ़ के देखो, वेन आई वेंट, WENT वेंट किसकी सेकंड फॉर्म होती है? गो की। गो, वेंट, गोन। यानी कि वेंट वर्ब की कैसी फॉर्म है? सेकंड फॉर्म। सेकंड फॉर्म का मतलब सेंटेंस किस में स्टार्ट हो गया? पास्ट में। सेंटेंस पास्ट में स्टार्ट हो गया, ठीक है। आगे चलो, विकास इज। अभी इज तो क्या होता है? इज होता है प्रेजेंट। यानी कि पास्ट में सेंटेंस स्टार्ट हो गया तो प्रेजेंट नहीं आएगा, है ना। तो इस प्रेजेंट की जगह क्या लिखे हम बताओ? इसकी जगह क्या लिख सकते हैं? वॉज लिख देंगे विकास के लिए। वर्ड तो नहीं लिखेंगे ना, क्या लिखेंगे? वॉज। विकास के लिए तो वॉज आएगा, विकास तो सिंगुलर है, उसके लिए क्या लिख दिया? वॉज। क्या लिखा देखो सेंटेंस, व्हेन आई वेंट देयर विकास वॉज प्लेइंग ए गेम ऑफ चेस, है ना। अगला देखो, द विक्टिम। विक्टिम कौन होता है बताओ? विक्टिम होता है पीड़ित। विक्टिम कौन होता है? पीड़ित, है ना। द विक्टिम ट्राइड टू टेल अस। अभी ये सेंटेंस आप मेरे साथ कर रहे हो ना, तो आपको लग रहा है कि आपने बहुत आसानी से कर दिया। अगर डायरेक्टली आपके एग्जाम में आपके सामने सेंटेंस आ जाता ना, और मैंने आपको नहीं बताया कि पास्ट में शुरू पास्ट में खत्म, आप नहीं कर पाते इसको इतना आसानी से। इसलिए काम की चीजें सीखो। देखो, मैं जब एग्जैक्ट वही चीज सिखाता हूँ जो आपके एग्जाम में काम आती है,
इसके अलावा कोई फालतू की चीज नहीं सिखाता मैं बिल्कुल। अब देखो, द विक्टिम ट्राइड टू टेल अस व्हाट हैज हैपेंड बट हिज वॉइस वाज नॉट ऑडिबल, है ना। अब देखो विक्टिम कौन होता है, पीड़ित, है ना। विक्टिम ट्राइड टू टेल अस, है ना। अब देखो ये ट्राइड जो लिखा है ना, TRID, ट्राइड, जिसके पीछे ईडी लग जाते हैं, वर्ब की कैसी फॉर्म होती है, वो वर्ब की होती है सेकंड फॉर्म। वो वर्ब की कैसी फॉर्म होती है, सेकंड फॉर्म। यानी कि सेंटेंस किस में स्टार्ट हो गया, पास्ट में। अब सेंटेंस पास्ट में स्टार्ट हो गया तो खत्म भी तो किस में होना चाहिए, पास्ट में। ठीक है जी, आगे चलो। ट्राइड टू टेल अस व्हाट हैज हैपेंड। अब देखो हैज तो हमने पढ़ा था अभी अभी, हैज क्या होता है, हैज तो होता है प्रेजेंट। तो हैज की जगह क्या आएगा, हैज की जगह लिख दो हैड। हैड क्या होता है, प्रेजेंट, सॉरी पास्ट। हैज की जगह क्या लिख दो, हेड। हेड क्या होता है, पास्ट। अब देखो पास्ट में शुरू हुआ, पास्ट में ही चल रहा है हेड। ठीक है जी, आगे चलो। बट हिज वॉइस वाज, अब वॉज तो क्या होता है, पास्ट, तो ये तो सही लिखा हुआ है ऑलरेडी, तो ये तो सही हो गया सेंटेंस। अब सेंटेंस बिल्कुल क्या हो गया, सही हो गया। देखो ऐसे थोड़ा थोड़ा करते हम एक एक कंपोनेंट सीखते सीखते पूरी ग्रामर जो हमारे सिलेबस के अंदर हम अच्छे से सीख जाएंगे ना। इसलिए आप थोड़ी जल्दबाजी मत करना कि मतलब किसी भी तरीके से, आप धीरे धीरे सीखते रहो बस मेरे साथ। अब देखो आगे चलते हैं। अगला सेंटेंस क्या, आई कुड नॉट रिकॉल व्हाट हैज शी टोल्ड मी अबाउट हर कंसर्न्स विद अशोक। अब इस सेंटेंस को थोड़ा सा आप खुद पढ़ के देखो, आप देखो इसमें क्या रह रहा है। देखो आई कुड लिखा है, और मैंने आपको अभी बताया था कि कुड हो वुड हो ये भी क्या होते हैं, पास्ट होते हैं। कुड लिखा हो या फिर वुड लिखा हो ये भी क्या होते हैं, पास्ट ही होते हैं। और मैंने आपको एक बात बताई थी, देखो जब कभी भी सेंटेंस को इंटरोगेटिव बनाना होता है ना, तो हमें क्या करना होता है, हेल्पिंग वर्ब को आगे लिखना होता है। जब कभी भी सेंटेंस को इंटरोगेटिव बनाना होता है, तो हम हेल्पिंग वर्ब को कहाँ लिखते हैं, आगे लिखते हैं। ये बात अगर आपको ना याद रहे, तो मैं एक सिंपल सी चीज आपको बताता हूँ, वो आपको हमेशा याद रहेगी, उससे सीख के देखो। ये सेंटेंस आप में से सभी लोगों ने सुना होगा क्या, कि व्हाट इज योर नेम। अब देखो इसमें क्या लिखा है, पहले डब्ल्यू एच वर्ड आया है, डब्ल्यू एच वर्ड के बाद इज आया, यानी कि हेल्पिंग वर्ब आई है, और उसके बाद सब्जेक्ट आया है। इस सेंटेंस, इस छोटे से सेंटेंस को हमेशा याद रखना, ये आपकी बहुत मदद करेगा। क्या, व्हाट इज योर नेम। या फिर देखो एक ऐसा सेंटेंस और होता है, हाउ आर यू। ये तो आप सभी को आता है ना, हाउ आर यू, है ना। इसमें देखो क्या है, पहले डब्ल्यू एच वर्ड आया, उसके बाद क्या है, हेल्पिंग वर्ब आई, और फिर आया सब्जेक्ट, है ना। इन छोटे से सेंटेंस से आप सीखो क्या, कि पहले आता है कोई भी डब्ल्यू एच वर्ड, उसके बाद आती है हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद आता है सब्जेक्ट। लेकिन ऐसा कब होता है, जब पीछे क्वेश्चन मार्क हो और हमसे कोई सवाल पूछा जा रहा हो। जब पीछे क्या हो, क्वेश्चन मार्क हो और हमसे कोई सवाल पूछा जा रहा हो, तब ऐसा होता है ना। अगर सवाल नहीं पूछा जा रहा है, तो फिर हेल्पिंग वर्ब आगे नहीं आती है ना, हेल्पिंग वर्ब पीछे ही रहती है। अब ये देखो यहाँ लिखा है, आई कुड नॉट रिकॉल व्हाट हैड शी टोल्ड मी अबाउट हर कंसर्न्स विद अशोक, है ना। सेंटेंस किस में स्टार्ट हो गया, पास्ट में, कुड लिखा है। आगे चलो देखो, हैज लिखा है ना, हैज। हैज तो क्या होता है, प्रेजेंट होता है, यानी कि हैज तो नहीं आएगा। हैज की जगह क्या आएगा, हैड आएगा। बट वो यहाँ नहीं आएगा, बट वो यहाँ नहीं आएगा, वो कहाँ आएगा, वो इस शी और टोल्ड के बीच में आएगा। ऐसे लिखो, देखो व्हाट शी हैड टोल्ड मी अबाउट हर कंसर्न्स विद अशोक, है ना। अब ये देखो, एक्चुअली में देखो हमने ऐसा लिखा था, व्हाट इज योर नेम, है ना, उसमें हमने हेल्पिंग वर्ब को आगे लिखा था। वो हमसे सवाल पूछा जा रहा था, लेकिन यहाँ कोई सवाल नहीं पूछा जा रहा है आपसे, पीछे कोई क्वेश्चन मार्क है क्या, देखो नहीं है ना, इसका मतलब कोई सवाल नहीं पूछा जा रहा है। और जब तक सेंटेंस इंटरोगेटिव ना हो, सवाल ना पूछा जाए, तब तक हम कभी भी हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से आगे नहीं लिखते हैं। हम हमेशा क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के बाद ही लिखते हैं, है ना। तो इसलिए क्या लिखेंगे, पहले शी लिखेंगे, फिर हेड लिखेंगे, है ना, उल्टा नहीं करेंगे बस। What she had told me about her concerns with अशोक। अब देखो अगर मैं आपसे ऐसे बोलूं कि यार आई डोंट नो, ऐसे बोलता हूं, देखो आई डोंट नो what her name was। अगर मैं आपको ऐसे बोलूं कि मुझे नहीं पता यार उसका नाम क्या था, उसका नाम क्या था, मैं लास्ट में क्या बोला कि मुझे नहीं पता उसका नाम क्या था। अब आप इस सेंटेंस को सुनने के बाद आप सोच के देखो, क्या मैं आपसे उसका नाम पूछ रहा हूँ, क्या नहीं। मैं तो आपको बता रहा हूं कि मुझे नहीं पता उसका नाम क्या था। उसका नाम क्या था मैं आपसे पूछ नहीं रहा हूं, मैं तो क्या कह रहा हूं कि मुझे नहीं पता उसका नाम क्या था।
या मैं ऐसे बोल दूं, मुझे नहीं पता आजकल वो कहाँ रहता है। मैं आपसे पूछ नहीं रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं क्या, कि मुझे नहीं पता आजकल वो कहाँ रहता है ना। तो ये देखो, ये जो सेंटेंस है ना, इसमें क्या किया देखो, हमने वॉट लिखा, इसके बाद इज या वॉज नहीं लिखा, पहले क्या लिखा, सब्जेक्ट लिखा, वॉच को लास्ट में लिखा और लास्ट में फुल स्टॉप लगाया। क्यों? क्योंकि सवाल नहीं पूछा जा रहा है आपसे, ये तो आपको बताया जा रहा है कि आई डोंट नो व्हाट हर नेम वाज, मुझे नहीं पता उसका नाम क्या था। जब तक सवाल ना पूछा जाए तब तक हेल्पिंग वर्ब को आगे नहीं लिखना होता है ना। बस सवाल पूछेंगे तभी हेल्पिंग वर्ब को आगे लेकर आएंगे, वरना नहीं लाएंगे। तो यहाँ पे हेड लिखेंगे, हेड कहाँ लिखेंगे, शी के बाद, है ना। अब आपको ये बात समझ में आई तो ठीक है, नहीं कोई बात नहीं, मैं इसको किसी और तरीके से आपको समझा दूंगा थोड़ी देर में। देखो अगला, देखो आई आस्क्ड द डीलर व्हाट द प्राइस ऑफ दैट बाइसिकल वाज वेदर इट इज रियली मेड इन कोरिया और नॉट, है ना। अब देखो बात क्या है कि आस्क्ड वर्ब की कैसी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है, यानी कि सेंटेंस किस में स्टार्ट हो गया, पास्ट में स्टार्ट हो गया। आगे चलो देखो, व्हाट द प्राइस ऑफ दैट बाइसिकल वाज भी तो क्या है, पास्ट है, जी बिल्कुल सही है। आगे चलो देखो, वेदर इट इज तो क्या हो गया, इज तो प्रेजेंट हो गया यार, है ना। अब इज थोड़ी आ सकता है यहाँ, इज तो क्या हो गया, प्रेजेंट हो गया, इज नहीं आ सकता है, इज की जगह क्या लिखना पड़ेगा, वॉज, वेदर इट वॉज रियली मेड इन जर्मनी और नॉट, है ना। आगे चलो देखो, खूब सारे एग्जाम्पल करेंगे, आपको एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगा। वेरी सून, वेरी सून आई रियलाइज्ड दैट, अब रियलाइज्ड वर्ब की कैसी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म, रियलाइज्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म में ईडी लगा है। आगे चलो देखो, दैट हिज वीजा, विल क्या हो गया, विल तो फ्यूचर हो गया, मैंने आपको क्या बताया था, पास्ट में शुरू होगा तो खत्म भी किस में होगा, पास्ट में, यानी कि विल नहीं आएगा, विल की जगह आप क्या लिख दो, वुड लिख दो। वुड मैंने आपको बताया था ना, पास्ट क्या होता है, वुड क्या होता है, पास्ट होता है, वुड लिख दो। हिज वीजा वुड बी एक्सपायर्ड इन ए मंथ। अगला देखो, इफ योर जॉगिंग क्लॉथ्स वर नॉट मेड ऑफ परमिएबल फैब्रिक यू विल ड्रॉन इन योर ओवन स्वेटर। अब आप खुद बढ़ाओ, देखो इसको खुद देखो, ये वर लिखा है डब्ल्यू आर ई, वर, वर क्या होता है, पास्ट होता है, वर क्या होता है, पास्ट। मैंने अभी आपको बताया था वॉज या वर क्या होते हैं, पास्ट। यानी कि सेंटेंस किस में स्टार्ट हो गया, पास्ट में। आगे चलते जाओ, देखो अब चले, अब यहाँ पे लिख दिया विल, विल क्या हो गया, फ्यूचर, नहीं फ्यूचर नहीं आ सकता है, पास्ट में शुरू होगा तो खत्म भी किस में होगा, पास्ट में। तो विल की जगह क्या आएगा, वुड, विल की जगह क्या आएगा, वुड। आगे चलो देखो, when he did not find his cook in the kitchen, he asked his wife, where has he gone? अब देखो, when he did आ गया, did वर्ब की कैसी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है, यानी कि सेंटेंस किस में स्टार्ट हो गया, पास्ट में। आगे चलो देखो, his cook in the kitchen, he asked his wife, where has he gone, कि वो कहाँ, उसने अपनी पत्नी से पूछा कि वो कहाँ गया है ना। अब देखो इसमें भी हैज नहीं आएगा, हैज की जगह क्या आएगा, हेड आएगा, और हेड किसके बाद आएगा, ही के बाद आएगा, वेयर ही हैड गॉन, है ना। क्योंकि देखो पीछे कोई इंटरोगेटिव साइन नहीं है ना, तो हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के बाद आएगी, और अगर पीछे इंटरोगेटिव ऐसा साइन होता तो हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाती, बस इतनी सी बात है। क्या आएगा, वेयर ही हैड गॉन, है ना। आगे चलो देखो, अब देखो मैंने आपको एक बहुत छोटी सी बात सिखाई, क्या सिखाई मैंने आपको, कि कोई भी सेंटेंस अगर पास्ट में स्टार्ट होगा तो खत्म भी किस में होगा, पास्ट में होगा। इतनी छोटी सी बात पड़ी, और हमने क्या सीखा, आइडेंटिफिकेशन ऑफ टेंसेस सीखा, यानी कि पास्ट को कैसे पहचानोगे, वर्ब की सेकंड फॉर्म वॉज, वर, हैड, डिड, है ना, और वुड, गुड, इनसे। प्रेजेंट को वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इज, एम, आर, हैज, एम, इनसे आप किसको, प्रेजेंट को। और फ्यूचर को विल या शैल से आप किसको पहचान जाओगे, फ्यूचर को। बस छोटी छोटी चीजें सीखी, पास्ट में शुरू, पास्ट में खत्म, पहचान सीखी, है ना। और हमने टेंस की डेफिनेशन सीखी थी, टेंस की डेफिनेशन क्या थी, टेंस की डेफिनेशन थी, टेंस इट इज ए फॉर्म ऑफ वर्ब, ये वर्ब की फॉर्म होती है जिससे हमें समय का पता चलता है ना। बस दूसरी हमने क्या सीखी थी, वर्ब की डेफिनेशन सीखी थी, वो आप याद मत करना, वर्ब मतलब क्रिया होता है, अब इतना सा याद रखो बस, वो भी बहुत है ना। आगे चलते हैं, देखो आगे चले, देखो अब ये हमारे सामने क्या, इफ, है ना। ये देखो मैं आपको ना ऐसी चीजें पढ़ा रहा हूँ शुरू में कि जो आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा आती है ना, जिनके क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा आते हैं। और देखो शुरू में ये चीजें पढ़ाने का क्या मीनिंग है, शुरू में ये चीजें इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि शुरू में जो आपका माइंड है ना, वो बिल्कुल एक कोरे कागज की तरह फ्रेश है अभी मेरे सामने ना, अभी। और दूसरी बात ये है कि आप जो मतलब, ऐसा होता ही है कि जो शुरू के वीडियो होते हैं ना, वो बच्चा बहुत ही शौक से देखता है ना, कि यार देखते हैं, तो आप बहुत ही शौक से देख रहे हो और आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये जो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें है ना, आप कितनी आसानी से सीख जाओगे। इसलिए जो बहुत जरूरी जरूरी चीजें मैं आपको शुरू में ही पढ़ा देता हूँ पहले, है ना। अगला देखो, इफ की कितनी कंडीशन है, चार कंडीशन है ना। इफ का मतलब क्या होता है, यदि, इफ का मतलब क्या होता है बताओ, यदि होता है। और ये क्या होता है, एक्चुअली में काल्पनिक चीजें होती है। इफ का मतलब, यदि मतलब क्या है, काल्पनिक ही तो कह रहे हैं ना, सब कुछ कल्पना कर रहे हैं, इमेजिनेशन। भाई मैं आपके सामने ऐसे बोलूं, यदि मैं
प्रधानमंत्री होता, इसका मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कल्पना ही तो कर रहा हूँ ना। यदि बोल के हम क्या करते हैं, कल्पना ही करते हैं कि यदि मैं ऐसा होता, यदि मेरे पास हवाई जहाज होती, यदि मेरे पास हेलीकॉप्टर होता, यदि मैं अमेरिका का राष्ट्रपति होता, है ना। सब क्या इमेजिनेशन है, कल्पना है। अब देखो, इसके अंदर 4 कंडीशन है, आप याद रखना। एक्चुअली में इसमें कंडीशन 5 होती है। एक जो लास्ट बचेगी वो मैं आपको बाद में पढ़ाऊंगा, है ना। अभी आप 4 है वो पढ़ो, वो जो लास्ट बचेगी वो प्रेजेंट में पढ़ेंगे, ठीक है। अभी पास्ट के लिए 4 ही, इसलिए मैं आपको 4 ही बता रहा हूँ। देखो, अगर इफ के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखी हो, अगर इफ के साथ क्या लिखी हो, वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखी हो, तो अगले वाले सेंटेंस में क्या आएगा, वुड प्लस वी वन आएगा। तो अगले वाले सेंटेंस में क्या आएगा, वुड प्लस वी वन आएगा। और देखो, अगर इफ के साथ वर्ब प्लस नाउन लिखा हो, इफ के साथ वर्ब प्लस नाउन लिखा हो, तो अगले सेंटेंस में क्या आएगा, वुड प्लस वी वन आएगा, है ना। और देखो, अगर हेड प्लस नाउन लिखा हो, तो अगले सेंटेंस में क्या आएगा, वुड प्लस वी वन आएगा। ये तीनों कंडीशन बहुत सिंपल है। आपको तो इतना याद रखना है कि कुछ भी लिखा हो आगे वाले में, पीछे वाले में क्या लिख रहे हो आप, मोस्टली वुड प्लस वी वन, है ना। अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी तो भी वुड प्लस वी वन, वर्ब प्लस नाउन होगा तो भी वुड प्लस वी वन, हेड प्लस नाउन होगा तो भी वुड प्लस वी वन। अब देखो, ये लास्ट बच गई, इसको याद करने का और तरीका मैं आपको बताता हूँ। बहुत सिंपल सा है। देखो, इसमें क्या सिंपल तरीका है, ऊपर भी वर्ब की थर्ड फॉर्म है, पहले भी वर्ब की थर्ड फॉर्म और बाद में भी वर्ब की थर्ड फॉर्म है। यानी कि एक सेंटेंस में हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी, है ना। वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी तो अगले सेंटेंस में भी क्या आएगी, थर्ड फॉर्म आएगी। और सेंटेंस में क्या आएगा, वुड प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब देखो, याद रखना आसान हो गया ना भाई। इस हेड को और इस हेड को याद रखना आसान हो गया। क्यों हो गया, देखो, वरना आप क्या ना कंफ्यूज हो जाते हैं, आपको पता नहीं चलता हो एग्जाम में। देखो, इस हेड के साथ लिखिए नाउन, थर्ड फॉर्म नहीं लिखी है, तो इस हेड के साथ तो आएगा वुड प्लस वी वन। और जब हेड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लिख देंगे ना, तो वापस थर्ड फॉर्म आएगी। तो इसमें क्या आएगा, वुड प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। बस इतनी सिंपल 4 कंडीशन है। वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी तो नेक्स्ट सेंटेंस में आएगा वुड प्लस वी वन। डब्ल्यू ई आर ई वर्ब प्लस नाउन होगा तो नेक्स्ट सेंटेंस में आएगा वुड प्लस वी वन। हेड प्लस नाउन होगा तो नेक्स्ट सेंटेंस में आएगा वुड प्लस वी वन। और हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी तो नेक्स्ट सेंटेंस में आएगा वुड प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, है ना। बस इतनी सिंपल सी चीज है। इसकी एक्सरसाइज करते हैं, देखो थोड़ी सी आपको समझ में आ जाएगा। देखो क्या लिखा है, इफ इट्स नॉट, यानी कि अगर बर्फबारी होती, वी वुड गो, ये तो गोन लिख दिया ना, गलत लिख दिया थोड़ा सा। ये सभी क्वेश्चन एरर के एक्चुअली। ये देखो, ये पीडीएफ आपको मिलेगी तो हो सकता है आपको ऐसे ही मिले, है ना। तो आप ये प्रैक्टिस दोबारा से करना और यहाँ काट काट के अपना सही लिख लेना, है ना। वरना होगी तो हम इस एनोटेशन के साथ ही आपको भेज देंगे। अब देखो, स्नोड लिखा ना, स्नोड, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी। अगर पहले सेंटेंस में इफ के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी तो नेक्स्ट वाले सेंटेंस में क्या होगा, वुड प्लस वी वन। यानी कि वुड तो लिखा है, देखो सही लिखा है, लेकिन ये गोन तो वर्ब की थर्ड फॉर्म है ना, ये तो नहीं आएगी। वुड के साथ वर्ब की कैसी फॉर्म आएगी, फर्स्ट। यानी कि गोन को काट के क्या लिखो आप लोग, गो, है ना। इफ इट स्नोड वी वुड गो फॉर पिकनिक, है ना। आगे देखो, इफ ही केम टू मी, इफ के साथ केम आ गया। देखो, केम वर्ब की सेकंड फॉर्म है, सी ओ एम ई कम होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सी ए एम ई केम होती है वर्ब की सेकंड फॉर्म। यानी कि ये तो वर्ब की सेकंड फॉर्म आ गई, ठीक है, इफ के साथ, ठीक है जी। अब देखो, नेक्स्ट सेंटेंस में क्या आना चाहिए, अगर सेंटेंस में इफ के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखी है तो अगले सेंटेंस में क्या आएगा, वुड प्लस वी वन। अगला देखो, ये वुड लिखा है जी, ठीक है। ये हैव गिवन लिख दिया, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये यहां नहीं आ सकता है। वुड प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, वुड प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म तो कहाँ आता है, जब आगे वाले सेंटेंस में हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है तब, है ना। जब आगे वाले सेंटेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखिए तो वुड प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं आ सकती है। तो इसको हैव को काटो, गिवन को काटो, क्या लिखो, सिर्फ सिंपल सा गिव लिखो, है ना। इफ ही केम टू मी आई वुड गिव हिम माई कार, क्या मतलब इसका, अगर वो मेरे पास आया होता तो मैं उसे अपनी गाड़ी दे देता। यानी देखो, हम कल्पना इमेजिनेशन तो कर रहे हैं ना, इसका मतलब अपने पास नहीं आया और ना हमने उसे गाड़ी दी। बस आगे चलो, देखो, इफ शी डिड दिस वर्क, डिड वर्ब की सेकंड फॉर्म है, डिड वर्ब की कैसी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है, ठीक है जी। अगर इफ के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी तो नेक्स्ट सेंटेंस में क्या आएगा, वुड प्लस वी वन। आगे चलो जी, देखो, विल हैव कंप्लीटेड तो गलत लिख दिया, हैव को तो काट ही दो, कंप्लीट को काटो, विल को काटो, क्या लिखो यहाँ पे, यहाँ पे लिखो वुड प्लस वी वन, वी वन क्या होगी, कंप्लीट, लो, है ना। इफ शी डिड दिस वर्क शी वुड कंप्लीट हर टास्क, अगर उसने काम कर लिया होता तो उसका टास्क पूरा हो जाता। अगला देखो, इफ यू सॉ ए टाइगर, सो वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ठीक है जी, है ना, वर्ब की सेकंड फॉर्म। अगर इफ के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी तो अगले सेंटेंस में क्या आएगा, वुड प्लस वी वन। आगे चलो जी, वुड व्हाट वुड, ठीक है जी, वुड सही लिखा है। योर रिएक्शन बी,
ये बी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, ये बी वर्ब की कैसी फॉर्म होती है, फर्स्ट, यानी कि वुड आ गया और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई तो सही हो गया, है ना। अगर आप एक शेर को या टाइगर को देखते तो आपका रिएक्शन क्या होता, यानी कि आपने टाइगर देखा नहीं है, अगला आपसे पूछ रहा है कि मान लो कि टाइगर आपके सामने आ जाए तो आपका रिएक्शन क्या होगा, बस यही इस मीनिंग, यही सेंटेंस का मीनिंग है। अगला देखो, इफ शी ट्राइड अगेन, ट्राइड वर्ब की कैसी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म, और इफ के साथ अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म आ जाए तो नेक्स्ट सेंटेंस में क्या आएगा, वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो आगे चलो देखो, इफ शी ट्राइड अगेन, शी वुड, पास्ट नहीं आ सकता, क्या आएगा पास्ट की जगह पास, शी वुड पास द एग्जाम विद फ्लाइंग कलर्स, शी वुड पास द एग्जाम विद फ्लाइंग कलर्स। एक मिनट में थोड़ा सा चेक कर लेता हूँ, है ना, ठीक है जी, ओके, है ना। इसका मतलब क्या देखो, अगर उसने एक बार, ट्राई का मतलब क्या होता है, कोशिश करना, अगर उसने एक बार और कोशिश की होती तो वो क्या कर जाती, एग्जाम को विद फ्लाइंग कलर्स, विद फ्लाइंग कलर्स, विद फ्लाइंग कलर्स का मतलब क्या होता है, लहराता हुआ झंडा ऐसे, है ना, विद फ्लाइंग कलर्स, वो अपने एग्जाम को विद फ्लाइंग कलर्स पास कर जाती, है ना। देखो, दो चीजें होती है, एक होता है कलर, COLOUR, कलर का मतलब होता है रंग, है ना, और एक वर्ड होता है कलर्स, कलर्स का मतलब होता है फ्लैग, है ना। जैसे देखो, एक वर्ड होता है वुड, वुड मतलब होता है लकड़ी, और वुड्स मतलब होता है जंगल, है ना। एक वर्ड होता है वाटर, वाटर मतलब होता है पानी, और वाटर्स मतलब होता है समुद्र। यानी कि कई बार क्या होता है, मेटेरियल नाउन के पीछे एस लगा देने से उनका मीनिंग बदल जाता है, जैसे वुड मतलब लकड़ी, वुड्स मतलब जंगल, वाटर मतलब पानी, वाटर्स मतलब समुद्र। वैसे ही देखो, कलर मतलब तो रंग है, कलर मतलब तो क्या है, रंग, लेकिन कलर्स का मतलब क्या हो गया, झंडा, फ्लाइंग कलर्स, फ्लाइंग कलर्स का मतलब उड़ता हुआ झंडा, है ना। ठीक है, आगे चलो देखो, सही कर लिया। अगर उसने एक बार और कोशिश की होती, अगेन इफ शी ट्राइड अगेन शी वुड पास द एग्जाम विद फ्लाइंग कलर्स, वो एग्जाम को मतलब विद फ्लाइंग कलर्स या बहुत अच्छे नंबरों से पास कर जाती। आगे देखो, इफ यू वर्कड हार्ड, वर्कड वर्ब की कैसी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म, इफ यू वर्कड हार्ड, अगर आपने बहुत मेहनत की होती, अगर इफ के बाद, अगर इफ के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी तो नेक्स्ट वाले सेंटेंस में क्या आएगा, वुड प्लस वी वन, है ना। तो देखो क्या लिखा है, क्या वुड लिखा है, हैव कंप्लीट तो गलत लिख देना यार, इसमें सिर्फ क्या लिख दो, वुड कंप्लीट, वुड कंप्लीट योर टास्क इन टाइम, इन टाइम का मतलब समय से पहले। अगर उसने क्या किया होता, हार्ड वर्क किया होता, मेहनत की होती, तो समय से पहले वो अपना काम पूरा कर लेती। आगे देखो, इफ यू ड्राइव फास्ट, है ना, ड्राइव का मतलब, ड्राइव का मतलब क्या होता है, गाड़ी चलाना, ड्राइव का मतलब होता है फोर व्हीलर को चलाना, राइड का मतलब होता है टू व्हीलर को चलाना, है ना। इफ यू ड्राइव फास्ट, अगर तुमने थोड़ी सी तेज गाड़ी चलाई होती, यू वुड रीच्ड, अब देखो, अगर इफ के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी तो अगले सेंटेंस में क्या आएगा, वुड प्लस वी वन, और ड्रॉ वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है, फर्स्ट होती है ड्राइव, सेकंड होती है ड्रॉ, है ना, तो अगले में क्या आएगा, वुड प्लस वी वन, तो ये रीच्ड थोड़ी आएगा, रीच्ड तो वुड प्लस सेकंड फॉर्म होगी, यहाँ पे क्या लिखो, वुड रिच स्टेशन ऑन टाइम, ऑन टाइम का मतलब होता है समय पर, ये देखो ये लिखा है ना ऑन टाइम, ये तो हो गया समय पर, और ये लिखा है इन टाइम, इन टाइम हो गया समय के अंदर, यानी कि समय से पहले, ऑन टाइम समय पर, इन टाइम समय से पहले। गाड़ी स्टेशन पर आती है ऑन टाइम समय पर, और हमें स्टेशन पर जाना चाहिए इन टाइम समय से पहले। एग्जामिनर एग्जाम को कंडक्ट करवाएगा समय पर ऑन टाइम, लेकिन हमें एग्जाम सेंटर पर जाना चाहिए इन टाइम समय से पहले, है ना, समझ गए आप लोग थोड़ा। अगला देखो, थोड़ी एक्सरसाइज और करते हैं ना। अगला देखो, एक देखो हमने चार कंडीशन पढ़ी है ना, चार कंडीशन पढ़ी, अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी तो अगले वाले में वुड प्लस वी वन आएगा, फिर पढ़ी अगर WERE वर्ब प्लस नाउन होगा तो वुड प्लस वी वन आएगा, फिर पढ़ा हेड प्लस नाउन होगा तो वुड प्लस वी वन आएगा, और लास्ट पढ़ी है हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी तो अगले में क्या आएगा, वुड प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, है ना। ये थोड़ी सी यहाँ से मिट गया एक और, है ना। आगे चलते हैं, देखो एक कंप्लीट कर लिया हमने, नेक्स्ट पढ़ी देखते हैं। ये देखो क्या लिखा है, इफ, यदि, गांधी जी, WERE वर, क्या लिखा है वर, आप एक बात और याद रखना, देखो मैंने आपको जब ये सेकंड कंडीशन पढ़ाई है ना, कि अगर WERE वर प्लस नाउन लिखा होगा तो नेक्स्ट सेंटेंस में क्या आएगा, वुड प्लस वी वन, मैंने आपको सिर्फ WERE वर बोला है, मैंने वॉज नहीं बोला है ना। इसका मतलब, मेरे कहने का मतलब यह है कि इफ के साथ वॉज नहीं आएगा, हमेशा क्या आएगा, वर आएगा, चाहे सेंटेंस सिंगुलर, सॉरी, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे सब्जेक्ट प्लूरल हो, सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो चाहे सब्जेक्ट प्लूरल हो, लिखना क्या है आपको, हमेशा WERE वर। कब लिखना है, जब आगे इफ लिखा हो तब, है ना। कोई भी काल्पनिक वाक्य होगा, जो कोई भी इमेजिनेशन का वाक्य होगा,
है ना, उसमें हमेशा क्या लिखना है, WERE वर ही लिखना है, कभी भी वॉज नहीं लिखना है ना। आगे देखो, इफ गांधी, जब देखो गांधी जी तो सिंगुलर है ना, गांधी जी वॉज ए ग्रेट लीडर, है ना, गांधी जी वॉज ए ग्रेट पॉलिटिशियन, बट इस इफ की वजह से हम क्या लिखेंगे, इफ गांधी जी वर। अच्छा ठीक है, इफ के साथ लिख दिया वर, इफ गांधी जी वर अलाइव का मतलब जिंदा होते, इफ गांधी जी वर अलाइव, हम इमेजिन ही तो कर रहे हैं, अगर गांधी जी जिंदा होते, गांधी जी तो मर गए, हम क्या सोच रहे हैं, हम इमेजिनेशन कर रहे हैं कि अगर गांधी जी जिंदा होते। अब आगे देखो, he would started weeping to see the present condition of India। हमें ज्यादा इसके मतलब हिंदी मीनिंग से मतलब नहीं है, एरर को देखो, देखो इफ के साथ WER वर लिखा हो तो नेक्स्ट वाले सेंटेंस में क्या होना चाहिए, वुड प्लस V1। ये वुड तो लिखा है ठीक है जी, लेकिन V1 होनी चाहिए ना यहाँ पे, तो ये तो स्टार्टेड लिख दिया, स्टार्टेड थोड़ी आ सकता है, यहाँ पे क्या लिखो स्टार्ट, यहाँ पे क्या लिखो स्टार्ट। he would start weeping to see the present condition of India। आगे चलो देखो, इफ ही वर ए मिलियनियर, WER वर लिखा है ना, अगर एक सेंटेंस में इफ के साथ WER वर लिखा होगा तो अगले सेंटेंस में क्या आएगा, वुड प्लस V1। आगे चलो देखो, ही वुड हैव को काटो, हैव थोड़ी आएगा, स्टार्ट स्टार्ट तो V1 होती है तो सही लिखा है बस, वो हैव को काट दो और वुड सही है, स्टार्ट सही है। आई वुड स्टार्ट द मिलियन प्रोजेक्ट्स, अगर मैं मिलियनियर होता तो मैं क्या करता, मिलियंस ऑफ प्रोजेक्ट को स्टार्ट करता। इफ ही, अब देखो ही के साथ वैसे क्या आता है वॉज, लेकिन यहाँ क्या लिखा हुआ है वर, और क्या है सही भी है, क्यों, क्योंकि आगे इफ लिखा है ना, काल्पनिक वाक्य होते हैं ना तब क्या होता है, सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, हमेशा आता क्या है, WER वर ही आता है। इफ ही वर दी PM, अगर वह PM होता तो क्या करता, ही वुड, अगर आगे WER वर लिखा होता है इफ के साथ तो नेक्स्ट सेंटेंस में क्या आता है, वुड प्लस V1, तो यहाँ पे लॉन्च्ड नहीं आएगा, क्या आएगा, he would launch many new schemes, he would launch many new schemes। अगर वो PM होता तो क्या करता, बहुत सारी नई स्कीम लॉन्च करता, इसका मतलब क्या है कि वो PM नहीं है। आगे देखो, इफ आई वर यू, अगर इफ के साथ WER वर लिखा होगा तो नेक्स्ट सेंटेंस में क्या आएगा, वुड प्लस V1, तो वुड के साथ V1 लिखो, गैव तो वर्ब की सेकंड फॉर्म हो गई, गिव गैव, गैव तो सेकंड फॉर्म हो गई, तो यहाँ पे क्या लिखो, गिव, ही आई वुड गिव अप दैट जॉब। इफ आई वर यू, इसका मतलब क्या होता है, अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं क्या कर देता, मैं नौकरी छोड़ देता, गिव अप का मतलब क्या होता है, छोड़ देना, है ना, गिव अप मतलब क्या होता है, छोड़ देना। वो जॉन सीना का डायलॉग है ना, नेवर 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 गिव अप, है ना, कि कभी भी गिव अप मत करो, मतलब कभी भी किसी भी काम को बीच में मत छोड़ो, है ना। आगे चलो देखो, इफ आई वर दी प्रेसिडेंट, अगर मैं प्रेसिडेंट होता, वर आ गया, WER वर, अगर एक सेंटेंस में आगे वाले में इफ के साथ वर लिखा होगा तो नेक्स्ट वाले में क्या होगा, वुड प्लस V1, वुड तो ठीक लिखा है और WOR के वर्क भी ठीक लगा, ये तो V1 है, यानी कि सेंटेंस क्या हो गया, सही। आगे चलो देखो, इफ शी वर आई, अगर वो मेरी जगह होती, शी वुड नॉट अलाउड यू टू गो एनीवेयर एट टाइम ऑफ क्राइसिस, है ना। अब देखो आगे वर लिखा है तो पीछे क्या आएगा, वुड प्लस V1, वुड लिखा है ठीक है जी, नॉट तो हो सकता है, इसका तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अलाउड तो वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी तो ये तो नहीं आ सकती, इसकी जगह क्या लिखो, अलाउ, शी वुड नॉट अलाउ यू टू गो एनीवेयर एट दिस टाइम ऑफ क्राइसिस। आप लोग क्या करना, एक बार अपने घर पे इसको बैठ के थोड़ा सा और रिवाइज करना, एक दो बार देखना, आप लोगों को सब क्लियर हो जाएगा सारा। और मैं आपको गारंटी से कह रहा हूँ ये चीजें ही आपके एग्जाम में आएगी, आपको भी लग रहा होगा यही सब कुछ आपके एग्जाम में आता है, और आप इन काम की चीजों को छोड़ के आप वो सब कुछ पढ़ जाते हो जो एग्जाम में नहीं आता है। आगे एक मिनट में चेक कर लो थोड़ा सा, सही। आगे चलो देखो, इफ आई हैड टाइम, क्या लिखा है देखो, इफ आई हैड टाइम, हैड लिखा है और हेड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं है, देखो टाइम लिखा है, टाइम तो नाउन होता है, टाइम ठीक है जी, हेड, हेड प्लस नाउन होता है तो नेक्स्ट सेंटेंस में क्या आता है, वुड प्लस V1, बस। वुड प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म तो कब आता है, जब हेड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी होती है तब, है ना, वरना नहीं आता है। हेड के साथ नाउन लिखी है यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं लिखी है तो क्या आएगा, वुड, वुड के साथ डू लिखा है ना, डू तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है तो सही हो गया। चलो आगे, इफ आई हैड मनी, अगर मेरे पास पैसा होता, इफ आई हैड मनी वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं है, देखो ये नाउन है, इफ आई हैड मनी, अगर मेरे पास पैसा होता, आई वुड गिवन, अब देखो गिवन नहीं आएगा, वुड के साथ वर्ब की कैसी फॉर्म आएगी, फर्स्ट फॉर्म, क्या लिखेंगे, आई वुड गिव इट टू यू, अगर मेरे पास पैसा होता तो मैं आपको दे देता। आगे देखो, इफ आई हैड ए कार, अगर मेरे पास एक कार होती, है ना, हेड लिखा है, हेड के साथ नाउन है, देखो ये वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं है, कार ये तो एक नाउन है, इफ आई हैड ए कार, अगर मेरे पास एक कार होती, आई वुड नॉट, मैं आपको नहीं देता, तो देखो आई वुड नॉट गेव तो वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी ना, नहीं, हमें तो वुड के साथ वर्ब की कैसी फॉर्म चाहिए, फर्स्ट, तो क्या लिखेंगे, गिव, आई वुड नॉट गिव इट टू यू, अगर मेरे पास कार होती तो मैं आपको नहीं देता, इसका मतलब क्या है, मेरे पास कार नहीं है, मैं तभी तो ऐसा कह रहा हूं ना, मेरे पास कार होती तो, है ना। आगे चलो देखो, इफ आई हैड 101 ml, अगर मेरे पास 101 ml होते,
हेड आ गया ना, हेड आ गया तो अगले वाले सेंटेंस में क्या आएगा, वुड प्लस वी वन। आई वुड हैव फॉर्म्ड गवर्नमेंट इन दी राजस्थान, तो हैव को हटाओ, फॉर्म्ड की जगह क्या लिखो, फॉर्म। आई वुड फॉर्म गवर्नमेंट इन राजस्थान, अगर मेरे पास 101 एमएलए होते तो मैं राजस्थान में क्या करता, सरकार बना लेता अपनी। आगे चलो देखो लास्ट कंडीशन पे क्या लिखा है, देखो ऊपर ऊपर देखो क्या लिखा है ऊपर ऊपर, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो अगले में क्या आएगा, वुड प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म की कंडीशन है, आगे भी थर्ड फॉर्म होगी पीछे भी थर्ड फॉर्म होगी, बस आगे देखो इसको पढ़ो, देखो सेंटेंस को, इफ यू हैड इन्फॉर्म्ड मी अर्लियर, है ना, हेड लिखा है, हेड के बाद इन्फॉर्म्ड लिखा है देखो, और पीछे वाली जो स्लाइड थी उसमें क्या लिखा था, हेड के साथ कभी कार लिखा था, कभी मनी लिखा था, वो थर्ड फॉर्म नहीं थी वर्ब की, ये थर्ड फॉर्म आई वर्ब की, इफ यू हैड इन्फॉर्म्ड मी अर्लियर। अब ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है देखो, इन्फॉर्म्ड है ना जो, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है ना, हेड, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, ठीक है। अब खेल बदलेगा आगे वाला, अगर हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी तो अगले वाले में क्या आएगा, वुड प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। आगे देखो, ये वुड आ गया, वुड तो आ गया, अब तो हैव तो है ही नहीं, अच्छा तो ठीक है जी, हैव को लिखो यहाँ पे बीच में, हैव। नो तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, इसकी बनाओ थर्ड फॉर्म, नॉन, है ना, क्या लिखेंगे देखो, आई वुड हैव नॉन हिम, इफ यू हैड इन्फॉर्म्ड मी अर्लियर आई वुड हैव नॉन हिम। अगर आपने मुझे पहले सूचना दी होती, इन्फॉर्म करने का मतलब क्या होता है, सूचना देना, अगर आपने मुझे पहले सूचना दी होती तो मैं उसको जान जाता, है ना। आगे देखो, ऐसा तो हम बहुत बार बोलते हैं, इफ यू हैड इनवाइटेड, हेड के साथ इनवाइटेड देखो वर्ब की थर्ड फॉर्म है ना, इफ यू हैड इनवाइटेड मी, अगर आपने मुझे इनवाइट किया होता। आगे देखो, अगर हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई तो अगले सेंटेंस में क्या आएगा, वुड प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। वुड आ गया ठीक है जी, हैव आ गया ठीक है जी, अटेंडेड वर्ब की थर्ड फॉर्म है ठीक है जी, तो पूरा सही हो गया, सेंटेंस सही लिखा है इसका मतलब, इफ यू हैड इनवाइटेड मी आई वुड हैव अटेंडेड योर फंक्शन, अटेंडेड योर वेडिंग सेरेमनी, अगर आपने मुझे बुलाया होता तो मैं आपकी वेडिंग सेरेमनी जरूर अटेंड करता, है ना। आप लोगों को पता है कि वेडिंग क्या होती है और मैरिज क्या होती है, एक होता है वेडिंग, एक होता है मैरिज। देखो, वेडिंग तो वो होती है जो हम देखते हैं, हम जाते हैं ना किसी की शादी में, हम जो शादी देख रहे हैं ना, धूम धड़ाका लाइट वाइट ये सब जो भी प्रोग्राम चल रहा है, वो सारा तो वेडिंग है। और जो मैरिज होती है ना, मैरिज, ये एक बहुत ही मतलब, ये मैरिज सिर्फ उन दो लोगों के बीच ही हो रही है जो शादी कर रहे हैं ना, वो दो ही इसे फील कर सकते हैं, वो तो होती है मैरिज। और जो आप देख रहे हो वो क्या है, वेडिंग। जैसे देखो मैं आपको एक एग्जांपल और देता हूँ, एक शब्द होता है फ्रेंडशिप, है ना, फ्रेंडशिप एक रिश्ता होता है ना, दोस्ती का। क्या आप उसको देख सकते हो, नहीं, महसूस कर सकते हो, हाँ बिल्कुल, है ना। वो ही मैरिज होती है, देखो वैसा ही मैरिज है, यानी कि जिस टाइप से आप फ्रेंडशिप को देखो, आप उसको देख नहीं सकते हो बट महसूस कर सकते हो, दो लोगों के बीच एक फ्रेंडशिप है ना, एक एब्स्ट्रैक्ट चीज है, एक भाव है ये। वैसे ही मैरिज एक भाव है, बट वेडिंग एक सेरेमनी है जो वहां पर हो रही है, जो आप देख रहे हो। यानी कि आप किसी की वेडिंग तो अटेंड कर सकते हो बट किसी की मैरिज अटेंड नहीं कर सकते हो, है ना। आगे चलो देखो, इफ आई हैड नॉन हिम, अगर मैं उसे पहले से जानता होता, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। तो नेक्स्ट सेंटेंस में क्या आएगा, वुड प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। वुड लिखा है ठीक है जी, हैज कहां से आ गया, देखो हैज तो आ ही नहीं सकता, मैंने बताया कभी हैज आपको, नहीं, हैज तो आ ही नहीं सकता, हैज की जगह क्या लिखो, हैव। आई वुड नॉट हैव अलाउड यू टू गो एंड अलाउड यू टू एंटर माई हाउस, अगर मैं आपको जानता होता, अगर या अगर मैं उसे जानता होता तो मैं उसे अपने घर में एंटर करने के लिए अलाउ नहीं करता। आगे देखो, इफ यू हैड वर्कड, हेड आ गया वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, ठीक है। अगले में चलो, अगर हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखा होगा तो नेक्स्ट सेंटेंस में क्या आएगा, वुड प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो वुड तो लिखा है ठीक है जी, हैव लिखा है ठीक है जी, अरे पास्ट थोड़ी होता है कभी एग्जाम पास करने के लिए, थर्ड फॉर्म क्या होती है एग्जाम पास करने की, एग्जाम पास करने की थर्ड फॉर्म होती है पास्ड, एग्जाम पास करने की थर्ड फॉर्म क्या होती है, पास्ड। इफ यू हैड वर्कड हार्ड यू वुड हैव पास्ड द एग्जाम, है ना। आगे चलो देखो, इफ द रिवर हैड ओवरफ्लोन इट्स बैंक द फ्लड विल हैव कॉज्ड डेंजर इन द विलेज। अब देखो, हैड लिखा है और ये ओवरफ्लोन वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी, ये तो हेड हो गया, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी तो नेक्स्ट सेंटेंस में क्या आएगा, वुड प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो वुड आना चाहिए ना, विल थोड़ी आ सकता है, तो इस विल की जगह क्या लिखो, वुड, वुड प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब सेंटेंस हो गया बिल्कुल सही। अब आप इसको गौर से देखो, क्या क्या सेंटेंस बिल्कुल सही लिखा है क्या,
ग्रामेटिकली तो सेंटेंस ऐसे आप देखोगे तो बिल्कुल सही लिखा है। हैड लिखा है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी है, ठीक है। वुड लिखा है, ठीक है जी। हैव लिखा है, ठीक है जी। कॉज्ड लिखा है, थर्ड फॉर्म लिखी है, सही है। बट आपको थोड़ी सी वर्ब की नॉलेज कम है ना। देखो मैं आपको बताता हूँ। एक वर्ब होती है देखो फ्लाई। एक वर्ब क्या होती है? फ्लाई, है ना। कहाँ लिखे, चलो इसमें यही लिख देते हैं, थोड़ा सा मिटा के। एक वर्ब होती है देखो फ्लाई। फ्लाई का मतलब होता है उड़ना। इसकी सेकंड फॉर्म होती है फ्लू। इसकी सेकंड फॉर्म क्या होती है? फ्लू। और इसकी थर्ड फॉर्म क्या होती है? फ्लोन। इसकी थर्ड फॉर्म क्या होती है? फ्लोन। और एक वर्ब होती है फ्लो। फ्लो का मतलब होता है बहना। इसकी सेकंड फॉर्म होती है फ्लोड। और इसकी थर्ड फॉर्म होती है फ्लोड। देखो, फ्लाई मतलब उड़ना, फ्लाई, फ्लू, फ्लोन। फ्लो का मतलब बहना, फ्लो, फ्लोड, फ्लोड, है ना। अब एक बात सोचो आप, ये जो रिवर लिखा है ना, रिवर, नदी बहेगी या उड़ेगी? उड़ेगी ना। सॉरी, क्या बहेगी ना, नदी तो उड़ेगी तो नहीं। तो देखो, नदी जब बहेगी तो इसके साथ फ्लोन थोड़ी ना आएगा, ये तो उड़ने के लिए आता है। इसके साथ क्या आएगा? फ्लोड आएगा, यानी कि ओवरफ्लोन नहीं होगा, क्या होगा? ओवरफ्लोड होगा। ओवरफ्लोड, है ना। अब देखो, हम ओवरफ्लो बोलते हैं, है ना। ओवरफ्लो तक तो ठीक है, देखो यहाँ फ्लो लिखा होता है, फ्लो होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, है ना। फ्लो का मतलब बहना, ओवरफ्लो तक तो ठीक है। बट ओवरफ्लो लिखते ही आप यहाँ से यहाँ चले गए। आप यहाँ से यहाँ चले गए, देखो फ्लोन होता है उड़ने के लिए, वो नहीं आएगा। बहने के लिए होती है वर्ब की थर्ड फॉर्म फ्लोड। इफ द रिवर हैड ओवरफ्लोड इट्स बैंक, द फ्लड वुड हैव कॉज्ड डेंजर इन विलेज, है ना। अब देखो, ये चार कंडीशन पूरी सीखी आप लोगों ने। पहली पहली बात इतनी सी बताई, पास्ट में शुरू पास्ट में खत्म। आइडेंटिफिकेशन बताया उनका सभी टेंसेस का, वो आप लोगों ने सीखा। टेंस की डेफिनेशन बताई, टेंस क्या होता है। टेंस, इट इज ए फॉर्म ऑफ वर्ब, है ना। उसके बाद मैंने आपको क्या पढ़ाया? उसके बाद मैंने आपको टेंस की, मतलब सॉरी, इफ की चार कंडीशन पढ़ाई, है ना। इफ की चार कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब हर एग्जाम में ऑलमोस्ट ये आती ही आती है, ये इतनी इंपॉर्टेंट कंडीशन है चार, है ना। अब देखो, दूसरी बात ये कि ये चार कंडीशन क्या क्या थी। अगर सेंटेंस, मतलब सॉरी, इफ के बाद अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी तो अगले सेंटेंस में क्या आएगा? वुड प्लस वी वन। अगर इफ के बाद डब्ल्यू या रिवर प्लस नाउन होगा तो नेक्स्ट सेंटेंस में क्या आएगा? वुड प्लस वी वन। अगर हेड प्लस नाउन होगा तो नेक्स्ट सेंटेंस में क्या आएगा? वुड प्लस वी वन। अगर हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी तो नेक्स्ट सेंटेंस में क्या आएगा? वुड प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, है ना। इतनी छोटी छोटी सी चार कंडीशंस है, आप इनको अच्छे से याद करना, चारों की खूब प्रैक्टिस करवाइए, देखो, है ना। और जो कल क्लास ली गई थी उस क्लास को अच्छे से देखना। उस क्लास में से चीजें बहुत सारी आप नोट करना। वो बहुत काम किया है, वो आपके नंबर ड्रास्टिकली बढ़ाएंगे वो सब चीजें ना। अब इस टेंस को आज हम इतना ही पढ़ेंगे, अब जो बाकी का टेंस है वो कल पढ़ेंगे ना। आज आप इन चार कंडीशन को ही याद करके आना, क्योंकि यही इतना ही बहुत हो गया अभी, है ना। तो इन वीडियोस को आप आराम से देखा करो, ये बहुत काम के है आपके लिए, है ना। सभी चीजों को नोट किया करो। और जो थोड़े बहुत कमेंट आ रखे थे, वो देखो, एक कमेंट आ रखा था कि प्रैक्टिस के लिए यार 200 मतलब क्वेश्चन तो करवा देंगे प्रैक्टिस के लिए, कोई बात नहीं, आप लोगों को करने के लिए दे देंगे ना घर पे। आप करके दिखाना और उसकी क्लास अलग से डाल देंगे, है ना, कि सॉल्यूशन की। तो आप वो सब कर लेना, बाकी आप अपने स्तर पे भी थोड़ी बहुत प्रैक्टिस किया करो। मैं आपको जो कुछ भी पढ़ा रहा हूँ ना, इसके लिए मैं आपको कोई ऐसे नहीं बता रहा हूँ कि इस बुक में से कर लेना, उस बुक में से कर लेना। आपका जहां मन करे ना, आप उस बुक में से करना, आप पढ़ लो मेरे से, उसके बाद आपको जो मन करे वो किताब करना, आपके सभी क्वेश्चन होने लग जाएंगे। मैं ऐसे नहीं कह रहा कि मैंने पढ़ाया तो जो शीट मैं ही दूंगा वही कर लो, बस इनफ है, नहीं नहीं। मैंने तो आपको पढ़ा दिया, मैं आपको कंटेंट भी दे दूंगा, मैं आपको 200 100 200 क्वेश्चन भी दे दूंगा, वो कर लेना प्रैक्टिस के लिए। बट उसके बाद भी आपका जो मन करे ना, आप उस किताब को सॉल्व करना बैठ के, टेंस, है ना। करना ही 6 टॉपिक है, उससे ज्यादा मत करना। जिस किताब से मन करे उस बुक से करना, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे आपसे, कुछ नहीं बचेगा, देखना। अब चलो देखो, लास्ट में यही है कि हम आपके लिए यूट्यूब पे ला रहे हैं सभी क्लासें। आप इनको खूब देखो, आपको जो लगे, जैसा लगे, अच्छा लगे लाइक करो, नहीं अच्छा लगे आप डिसलाइक करो, है ना। और अगर आपको लगे कि कुछ और इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है तो आप हमें कमेंट करके बताओ कि सर ये इम्प्रूवमेंट करो, ऐसा करो। और पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम चैनल पे सभी मिल जाएगी। अपना टेलीग्राम चैनल आप लोगों को पता ही, कनेक्ट सिविल्स, है ना, उस पे। और देखो, सब्सक्राइब भी कर लो अगर आपको आगे नोटिफिकेशन चाहिए तो, ऐसा। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, यूट्यूब है। ओके जी, धन्यवाद, थैंक्स आप सभी लोगों का बहुत बहुत।